सागरी जल की लवणता क्या होती है। ठीक है, सागरी जल में जो लवणता पाई जाती है सैलिनिटी, उसके बारे में पढ़ना है कि इनका कैसे प्रभावित होती है, या कम कहाँ पर होती है, ज़्यादा कहाँ पे होती है, कौन से सागर में, या भूमध्य रेखा के पास इनका सैलिनिटी कितनी होती है, मतलब लवणता कितनी पाई जाती है, या ध्रुवों पर इनकी लवणता कितनी होती है। ठीक है, लवणता क्या होती है पहले तो यही जानना है। जो सागरी जल होते हैं या समुद्र का जल 1000 ग्राम में 1000 ग्राम समुद्री जल में घुले हुए पदार्थों की मात्रा जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सागरी जल की लवणता कहते हैं। कितना होता है लवणता, क्या है सागरी जल की 1000 ग्राम सागरी जल में उपस्थित या घुले हुए पदार्थों की मात्रा को क्या कहते हैं, सागरी जल की लवणता कहते हैं। सागरी जल की लवणता के कारण जो होता है उसके घनत्व प्रभावित होते हैं। सागरी जल की लवणता जितनी ज़्यादा होगी उसका घनत्व भी क्या होगा, उतना ही अधिक होगा। और इनको प्रभावित करने वाले कारक भी होते हैं, जैसे सागरी जल की लवणता को, जैसे वर्षा होती है, वर्षा जो होती है इनको प्रभावित करती है। वाष्पीकरण होना, प्रतिचक्रवाती हवाएं हैं, व्यापारिक पौधे जो चलती हैं प्रतिचक्रवात की वजह से, और इसके अलावा जो आपके ग्लेशियर वगैरह होते हैं उनके पिघलने की वजह से भी सागरी जल की लवणता को प्रभावित करते हैं। ठीक है, पहले क्या है सागरी जल की लवणता। ये क्या होता है, प्रति 1000 ग्राम में उपस्थित प्रति 1000 ग्राम समुद्री जल में उपस्थित जल में प्रति 1000 ग्राम समुद्री जल में घुले हुए पदार्थों की मात्रा जो होती है उसे क्या कहते हैं, सागरी जल की लवणता कहते हैं। इसको प्रदर्शित करने के लिए एक सिंबल होता है जिसको हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, प्रति 1000 ग्राम के लिए खाता है। ठीक है, ये सागरी जल की लवणता को प्रदर्शित करने का एक सिंबल है, इस पे याद रखना। सागरी जल की लवणता क्या, अगर 1 लीटर 1000 ग्राम का मतलब 1 किलो, मान लो लगभग 1 किलो या 1 लीटर के आसपास अगर जल है, उस पर जितना भी पदार्थ घुले हुए पदार्थ होंगे उनकी मात्रा जो होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, सागरी जल की लवणता। मतलब 1 किलो या 1 लीटर आप जल लो, उसमें 35 ग्राम लगभग, अगर सागरी जल की बात करते हैं तो अगर आप 35 ग्राम उसमें चीनी की मात्रा मिला दो तो पूरा एक मिक्सर विलियन सोल्यूशन बनेगा, वो विलियन बनेगा। तो वैसे ही सागरी जल में कुछ घुले हुए पदार्थ होते हैं। अगर 1000 ग्राम की बात करें, 1000 ग्राम अगर हम सागरी जल लेंगे तो उसमें लगभग जो है 35 ग्राम कुछ घुले हुए पदार्थ होते हैं, उनका जो अनुपात होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सागरी लवणता कहते हैं। तो जो सागरी लवणता होती है ये औसत लगभग कितना, औसत मतलब मध्य, एकदम पूरा एवरेज लेते हैं। ठीक है, चाहे ध्रुवों की बात करें, भूमध्य रेखा कहीं पे अधिक होगा कहीं पे कम होता है, तो सबको मिला के एक एवरेज जो निकलता है वो 35 निकलता है। कितना निकलता है, 35 भाग प्रति 1000 ग्राम समुद्री जल। ठीक, 35 भाग मतलब क्या है, घुले हुए पदार्थ है। ठीक है, इसका औसत कितना होता है, 35 भाग होता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट में इसको हम पढ़ेंगे कैसे, 35 भाग प्रति 1000 ग्राम समुद्री जल में उपस्थित घुले हुए पदार्थों। ठीक है, हाँ, प्रति 1000 ग्राम समुद्री जल। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में यहाँ पे जो लिखा गया है परसेंट ऐसे बना के सिंबल, इसी को बोलते हैं प्रति 1000 ग्राम समुद्री जल में घुले हुए पदार्थों की मात्रा। ठीक है, तो कितना होता है, लगभग 35। इनको प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं। ठीक है, प्रभावित करने वाले कारकों में क्या क्या है, एक तो आपका वर्षा होती है अर्थात वर्षण, वर्षा भी इनको प्रभावित करती है। नदियों का जल, हिमानी, वर्षा हो गया, वाष्पीकरण भी इसको प्रभावित करता है, वाष्पीकरण, और प्रतिविश्वती धाराएं, जो महासागरीय धाराएं होती हैं वो भी प्रभावित करती हैं। इनको प्रतिविश्वती धारा, प्रतिविश्वती धारा।
ये सब कारण जो होते हैं, ये सब कारक है जो सागरीय जल की लवणता को प्रभावित करते हैं। जैसे वर्षा जहाँ पर अधिक होगी, अच्छा सागरीय जल की जो लवणता होगी ऊपरी भाग में अधिक पाई जाती है, ठीक है, उसमें घुले हुए पदार्थों की मात्रा ज्यादा होती है। तो जब वर्षा ज्यादा होगी, वर्षा कैसा है, मीठा जल है, मतलब अपेक्षाकृत लवणी तो है नहीं, वो सॉल्ट तो है नहीं, तो वो मीठा जल है जहाँ पे अगर ज्यादा मात्रा में पानी है और जहाँ पे ज्यादा वर्षा होगी उस क्षेत्र का जो लवणता होगी वो क्या होगी, अपेक्षाकृत कम होती है। और वैसे नदियों का जल भी मीठा जल के अंतर्गत रखा गया, पहले ही बांटा था उनको, 3% वाले भाग में सब आते हैं, ठीक है, 3% वाले भाग में आते हैं। नदियों का जल कैसा रहता है, मीठा, जहाँ पे जाके आपस में मिलते हैं वहाँ पर क्या होता है, जहाँ पे जब समुद्र में जाके इनका मुहाना बनता है उस वाले क्षेत्र में सैलिनिटी जो होती है वो अपेक्षाकृत कम होती है। हिमानी, जहाँ पे भी बर्फ भी, ग्लेशियर जो 3% वाले भाग में आते हैं, ये भी जहाँ पर पिघलते हैं वहाँ पे क्या होता है, लवणता अपेक्षाकृत कम पाई जाती है। और आपका वाष्पीकरण, अगर वाष्पीकरण क्या होगा, वाष्पीकरण अगर ज्यादा होगा तो यहाँ पे लवणता अधिक होगी। वाष्पीकरण ज्यादा होगा तो जल की मात्रा कम हो जाएगी ना, यहाँ से समुद्री जल की मात्रा कम होगी, तो 35 फिक्स ही है ना। अगर 1000 ग्राम में से अगर वाष्पीकरण हो रहा है, उसकी मात्रा पानी की मात्रा घट रही है और आपका 35 ग्राम बचा हुआ है, एक एवरेज ले रहा हूँ, ठीक है, एवरेज की बात करो 35 ग्राम में, ठीक है, अगर 35 ग्राम है और ये 1000 में से कुछ कम हो रहा है, पानी निकल रहा है, तब उसकी वहाँ पे लवणता ज्यादा होगी कि नहीं होगी। जैसे आप खाना बनाते हैं तो देखते होंगे नमक की मात्रा, अगर पानी ज्यादा वाष्पीकृत हो जाता है तो नमक ज्यादा लगने लगता है, अगर पानी बढ़ा देते हैं तो एवरेज हो जाता है। वही चीज है कि वाष्पीकरण के कारण भी प्रभावित होता है। तो वाष्पीकरण के कारण कैसे प्रभावित होता है, बढ़ता है या घटता है, अगर वाष्पीकरण ज्यादा हो रहा है तो बढ़ेगा, ठीक है, वाष्पीकरण कम है तो घटेगा, ये ध्यान देना वाष्पीकरण। जबकि इन सब की वजह से क्या हो रहा है, लवणता घटती है, अगर ये ज्यादा है तो क्या होगा, लवणता घटेगी, ठीक है, ये मतलब समझ में आ रहा है ना। वर्षा अगर अधिक होगी तो क्या होगा, अगर इसी ये एवरेज लोग इसमें अगर पानी की मात्रा बढ़ा दो तो सैलिनिटी अगर 35 ग्राम ही है तो वो तो बढ़ने वाला है नहीं, उसको तो बढ़ा नहीं रहे हम, तो पानी की मात्रा अगर बढ़ाएंगे तो लवणता अपने आप कम हो जाएगी, इनका जो रेशियो आएगा वो कम हो जाएगा। नदियों का जल भी जाएगा तो एक्स्ट्रा जल की मात्रा बढ़ रही है जो कि मीठा जल है, खारे जल में अगर मीठा जल अगर मिलाएंगे तो क्या होगा, लवणता फिर वहाँ पे इनका जो परसेंटेज आएगा वो कम हो जाएगा। वही हिमानी का भी है, हिमानी भी क्या है, अर्थात ग्लेशियर जो होते हैं वो भी एक मीठे जल के स्रोत के अंतर्गत रखे गए हैं। वाष्पीकरण हो गया। प्रतिविश्वती धारा जो होती है, इनके धाराओं की दिशा की बात हो रही है कि इनकी जो गति होती, दिशा होती है, अच्छा जो प्रतिविश्वती धारा होती है इनकी दिशा पृथ्वी के जिस तरफ चक्कर लगाती है, अर्थात पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण, अर्थात घूर्णन के अपोजिट दिशा में, क्योंकि अगर बाल्टी में पानी लो, अगर जिस तरफ घुमाते हैं बाल्टी को, पानी उसके अपोजिट डायरेक्शन में घूमती है। कारण क्या है, वहाँ पे कोरियालिस बल जनरेट होता है। कौन सा बल जनरेट होता है, कोरियालिस बल के जनरेट होने की वजह से जो हवाओं की दिशा हम पढ़ते थे, पहले पढ़े हैं कि व्यापारिक पवनें जो होती है पूर्व से पश्चिम की दिशा में चलती है, वो कारण क्या है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है, कोरियालिस बल वहाँ पे जनरेट होता है जिसकी वजह से पूर्व से पश्चिम की तरफ चलती है, ठीक है। कुछ जैसे सागरों के हैं, आप देखो एवरेज कितना है इनका 35 है, लेकिन आप ध्यान देना, आप इन्हीं कारणों को, अगर कारणों को याद रखना, अगर कारण को याद रखेंगे तो आपको ज्यादा रटना नहीं पड़ेगा। अब बताओ भूमध्य रेखा के पास में तापमान अधिक होता है, भूमध्य रेखा के पास तापमान लगभग हम बता रहे हैं, मतलब कि भूमध्य रेखा के पास तापमान रहता है, किंतु वहां पे वर्षा अधिक होने के कारण अपेक्षाकृत कर्क रेखा और मकर रेखा के अपेक्षाकृत वहां पर कम तापमान पाया जाता है, ठीक है। जो भूमध्य रेखा के थोड़ा ऊपर और भूमध्य रेखा के थोड़ा नीचे तापमान में अधिकता होती है, तापमान अधिक होता है, ठीक है, जबकि भूमध्य रेखा के पास तापमान कम होता है, अपेक्षाकृत उनके कम होता है, इतना नहीं, वैसे तो सबसे ज्यादा होता है देखेंगे तो, ठीक है। ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो ऐसे भूमध्य रेखा से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा भूमध्य रेखा से ऊपर, थोड़ा सा नीचे भूमध्य रेखा रेखी प्रदेश में उनकी अपेक्षा के थोड़ा सा ज्यादा होता है, ठीक है। हाँ, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोल सकते हैं उसको हम। वैसे ही लवणता भी दिखाई देती है कि लवणता क्या होती है, भूमध्य रेखा के पास में क्या है, वर्षा अधिक होती है, तापमान अधिक होता है, जिसकी वजह से वर्षा अधिक होती है। अब जिस क्षेत्र में वर्षा ज्यादा होगी वहां पे लवणता की मात्रा भी कम होती है। जैसे ही हम कर्क रेखा के पास पहुंचते हैं, ठीक है, कर्क रेखा, मान लो ये भूमध्य रेखा है, यहाँ पे वर्षा ज्यादा हो रही है, और ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है, ठीक है, और ये आपका भूमध्य रेखा है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, वर्षा अधिक होती है, वर्षा अधिक होने की वजह से यहाँ पे लवणता जो होती है कम पाई जाती है, क्योंकि जैसे जैसे इधर जाते हैं मकर रेखा की तरफ और कर्क रेखा की तरफ जाते हैं, यहाँ पे लवणता अपेक्षाकृत इनके ज्यादा होती है, किंतु इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर भी लवणता क्या होती है, कम होती है। यहाँ पे लवणता ज्यादा है, यहाँ भी ज्यादा है, किंतु यहाँ पर तो इन दोनों की अपेक्षाकृत क्या है, किंतु, और आगे बढ़ने पे लवणता घटती ही जाती है, ठीक है। यहाँ पे लवणता क्या होती है, लगातार घटती है,
यहाँ पर ऊपर जाने पर जो होती है लवणता लगातार घटती है, क्योंकि ऊपर जैसे जाएंगे वहाँ पे स्थलीय भाग। अच्छा ये तो ये उत्तरी गोलार्ध है आपका पूरा और ये दक्षिणी गोलार्ध है। उत्तरी गोलार्ध में जो लवणता होती है वो अधिक पाई जाती है। कारण क्या है? सॉरी, उत्तरी गोलार्ध में लवणता कम होती है। क्या होती है? उत्तरी गोलार्ध में लवणता कम होती है क्योंकि स्थलीय भाग है वहाँ पे और नदियों का मुहाना अधिक है, नदियाँ वहाँ पे अधिक पाई जाती हैं और जब जाके वो सागर में मिलती हैं तो मीठे जल के स्रोत होती है नदियाँ। सागरी जल में जब मिलेंगी तो वहाँ पे लवणता जो होती है अपेक्षाकृत कम होती है सागरी जल में मिलने की वजह से, क्योंकि नदियाँ ज़्यादा से ज़्यादा किधर होंगी? जहाँ पे स्थल भाग है, तो वहाँ नदियों के मिलने की वजह से उत्तरी गोलार्ध में लवणता की मात्रा कम होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में लवणता की मात्रा अपेक्षाकृत ज़्यादा होती है। ठीक है, कारण क्या है? नदियों के मिलने के कारण। ठीक है, नदियों के मुहाने के कारण ऐसा होता है। अगर उत्तरी गोलार्ध में हम बात करें कितना रहता है इनका औसत लवणता? उत्तरी गोलार्ध में लगभग कितना है? 20 से 40। इनका 34 ग्राम रहेगा। कितना? 34 भाग प्रति 1000 ग्राम समुद्री जल। और वही दक्षिणी गोलार्ध में कितना होता है? लगभग 35 होता है। यहाँ पे कितना होता है? लगभग 35 से 36। ठीक है, जबकि औसत कितना था? 35। औसत कितना है? 35 है। 35 वाला याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इनका तो आप एक समझने के लिए याद रखना कि किधर कम रहता है किधर ज्यादा रहता है, ये आपको एक आइडिया लग जाएगा कि उत्तरी गोलार्ध में नदियां अधिक पाई जाती हैं अपेक्षाकृत दक्षिणी गोलार्ध के, इसलिए वहां पे लवणता भी कम होती है। ठीक है, तो एक फैक्ट ऐसे ही बन सकता है कि उत्तरी गोलार्ध में लवणता अधिक होती है, दक्षिणी गोलार्ध में लवणता अधिक पाई जाती है। तो किसमें अधिक होती है? उत्तरी गोलार्ध में लवणता कम होती है, दक्षिणी गोलार्ध में लवणता अधिक होती है। ठीक है, इसके अलावा जैसे ध्रुवीय क्षेत्र में जाते हैं, ध्रुव वाला क्षेत्र है, ध्रुवों पे क्या होता है? ये 20 से ध्रुवों पर जो लवणता होती है लगभग 20 से 30। ठीक है, 20 से 30 भाग प्रति 1000 समुद्री जल के बराबर होता है। यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको कि अपेक्षाकृत ध्रुवों की अपेक्षाकृत यहाँ पे क्या है? कम है। ठीक है, और अगर हम कर्क रेखा और मकर रेखा की बात करें, भूमध्य रेखा पे कितना था? भूमध्य रेखा पे लगभग हम 35.5 की बात करते हैं। आपको सब ये सब याद नहीं करना, बस एक फिगर बनाना है दिमाग में, इससे आप आइडिया लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछे जाएंगे। अगर पूछा जाएगा तो भूमध्य रेखा का पूछा जाएगा और इसे एक अनुमान लगेगा कि किधर जाने पे कम होता है और कहाँ जाने पे ये बढ़ता है। ठीक है, ये हो गया भूमध्य रेखा। और अगर हम कर्क रेखा और मकर रेखा की बात करते हैं, यहाँ पर जो होता है आपका 36 से 37 होता है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कर्क रेखा पे ज्यादा, कर्क और मकर रेखा या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ज्यादा होता है। इसका कारण क्या है? भूमध्य रेखा के अपेक्षाकृत, क्योंकि इस क्षेत्र में क्या होता है? तापमान इनके अपेक्षाकृत तो कम ही रहता है, बट यहाँ पर वाष्पीकरण जो होता है, वाष्पीकरण यहाँ पे इनके अपेक्षाकृत कम होता है। वाष्पीकरण कहाँ होता है? अच्छा सॉरी, यहाँ पे वाष्पीकरण ज्यादा होता है क्योंकि यहाँ पे एनवायरमेंट, वायुमंडल में क्या होती है? नमी की मात्रा कम होती है। वायुमंडल में अगर नमी कम होगी तो वाष्पीकरण भी क्या होगा? ज्यादा होगा। यहाँ पे जो तापमान अधिक होता है, वर्षा अधिक होती है, तापमान भी अधिक है, वर्षा भी अधिक है, और वर्षा अधिक होने की वजह से नमी जो होती है वायुमंडल में मौजूद रहती है, और नमी मौजूद होने की वजह से वाष्पीकरण क्या होता है? यहाँ पे कम होता है। जब वाष्पीकरण कम होगा तो सागरी जल वाष्प के रूप में मतलब ऊपर नहीं जाएंगे, और तो सागरी जल में जो जल की मात्रा रहेगी वो अर्थात उतना औसत बना रहेगा। इसलिए यहाँ पे क्या होता है? 35, मतलब इनका दृढ़ता अपेक्षाकृत इनसे कम ही होता है, वाष्पीकरण के कारण होता है। ठीक है, वाष्पीकरण के कारण। और यहाँ पे लगातार वर्षा होती रहती है। ठीक है, वर्षा यहाँ पर लगातार होती रहती है, किंतु यहाँ पर वर्षा क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ पे तिरछी पड़ती हैं, लगभग ज्यादा पड़ती हैं इनके अपेक्षा, जैसे कर्क रेखा और मकर रेखा पे। ठीक है, जून और कब पड़ता है? जून और दिसंबर के समय। तो यहाँ पर वाष्पीकरण क्या होता है? ज्यादा होता है। वायुमंडल में नमी की मात्रा भूमध्य रेखा की अपेक्षाकृत कम होती है। ठीक है, और इसीलिए यहाँ पे आपको लवणता जो है ज्यादा दिखाई देती है कर्क रेखा और मकर रेखा के आसपास। ठीक है, जैसे कुछ सागर है, झील है, उनकी भी लवणता पाई जाती है। जैसे सबसे ज्यादा अगर पूछा जाएगा तो वान झील है। एक झील कौन सी है? ये पूछा भी जाता है। सबसे ज्यादा लवणता जो पाई जाती है वो वान झील में है, लगभग 330। ठीक है, इसके बाद
दूसरे नंबर पे जो आपका आता है रेड सी, मृत सागर, इसका लगभग कितना होता है 238, कितना होता है 238 मृत सागर का। ये डेटा दोनों का तो याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये आप भूल जाओगे तो भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं पूछा था। यहाँ से अगर बनेंगे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, कहाँ पे ज़्यादा है कहाँ पे कम है, आप किधर जाने पर बढ़ता है घटता है। मृत सागर का 238 है, और एक और है आपका ग्रेट लेक्स। ग्रेट लेक्स का लगभग कितना 220 है, ठीक है, कितना है 220। इनका लोकेशन भी आपको पता होना चाहिए। जो वान लेक है ये कहाँ पड़ता है, तुर्की में है। कहाँ पर है, तुर्की में। सबसे ज्यादा अगर लवणीय जल पूछा जाएगा तो वान झील, सबसे ज्यादा खारा जल पूछा जाएगा तो कैस्पियन वाला है, ठीक है, याद रखना। खारा जल है वो और ये सॉल्टेड है, ठीक है, ये लवणीय जल है। कौन सी झील है, वान झील। कहाँ पर स्थित है, तुर्की में, एग्जाम में पूछा था। मृत सागर कहाँ पर स्थित है, इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर स्थित है मृत सागर। मृत सागर कहाँ पे है, इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर है। इजराइल और जॉर्डन की सीमा पे ये है। और ग्रेट लेक्स आपका कहाँ पड़ता है, ये यूएसए का पार्ट है। कहाँ पर है, यूएसए में स्थित है ग्रेट लेक्स, ठीक है। इनकी ये सैलिनिटी दी गई है, मतलब इनकी लवणता ये है, ठीक। इसके अलावा कुछ और सागर है, जैसे आपका एक सबसे ज्यादा जो लवणता दिखाई देती है, ये तो मान लो सबसे ज्यादा है ही, इनके अलावा जो और अलग अलग झील है, ठीक है, उनकी भी लवणता देखते हैं। जैसे आपको भूमध्य सागर मिलेगा, लाल सागर और फारस की खाड़ी, तीनों की लवणता जो होती है ज्यादा होती है, ठीक है, तीनों की लवणता अपेक्षाकृत ज्यादा होती है। इनकी अपेक्षाकृत देखा जाएगा तो ज्यादा, इनकी तो मान लो एवरेज से भी बहुत ज्यादा है, ये तो एवरेज से भी बहुत ज्यादा है ना, 35 एवरेज होता है, 35 का कितना गुना है, ठीक है। लेकिन 35 के आसपास वाले क्षेत्र का लगभग ये है। इसके अलावा आपका एक है भूमध्य सागर, लाल सागर और फारस की खाड़ी। यहाँ की जो लवणता पाई जाती है लगभग कितना है, 37 से 41 है भाग प्रति 1000 समुद्री ग्राम समुद्री जल, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर लवणता अधिक पाई जाती है, कितना 37 से 41। और एक कैस्पियन सागर है, कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर का क्या है, दो भाग है, एक उत्तरी भाग है और दक्षिण, क्योंकि इसकी लंबाई की दृष्टि से देखेंगे, लंबवत देखेंगे तो इसका लंबाई बहुत अधिक है, अपेक्षाकृत अधिक है, और एक बड़ा झील भी है, इसीलिए इसका नाम क्या, इनका विस्तृत आकार होने के कारण इसी को हम सागर बोलते हैं। सागर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका आकार अपेक्षाकृत अधिक बड़ा है, ठीक है। इसका जो उत्तरी भाग होता है कैस्पियन सागर का और दक्षिणी भाग, दोनों में लवणता में अंतर दिखाई देता है। जो उत्तरी भाग होता है इसकी लवणता क्या होती है, अधिक होती है, जबकि दक्षिणी भाग की लवणता जो होती है, सॉरी, यहाँ पर उत्तरी भाग में क्या होगा, कम होगा। कारण क्या है, उत्तरी भाग में वोल्गा और यूराल नदियां आके मिलती हैं, ठीक है। ये ध्यान देना कि कैस्पियन सागर में, उत्तर कैस्पियन सागर अर्थात उत्तरी भाग में कैस्पियन सागर की लवणता कम पाई जाती है। क्या होती है, लवणता ऊपर वाले भाग में कम है, ध्यान देना, ठीक है। और दक्षिणी भाग में क्या होती है, अधिक है। और कारण अगर है तो क्या लिखोगे, वोल्गा और यूराल नदियों के मिलने की वजह से, क्योंकि मीठे जल के स्रोत होती है नदियां, मिलने की वजह से जो कैस्पियन सागर का उत्तरी भाग है वहां पे लवणता कम पाई जाती है। कारण क्या है, वोल्गा और यूराल, क्योंकि ऊपर से ही आके मिलती है, ठीक है। ये वोल्गा और यूराल नदी, ठीक है। वोल्गा और यूराल नदियां ऊपर से आकर मिलती हैं कैस्पियन सागर में, ठीक है, इसलिए उत्तरी भाग में लवणता कम पाई जाती है, जबकि दक्षिणी भाग में लवणता अधिक पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा जैसे आपका काला सागर है, बाल्टिक सागर है, ओखोतस्क, दक्षिणी चीन सागर, मतलब इस वाले पूरे पार्ट में काला सागर, ऊपर काला सागर पड़ेगा। इसके अलावा जितना भी हम पश्चिमी प्रशांत महासागर के जो सागर है छोटे छोटे, ओखोतस्क है, दक्षिणी चीन सागर है, अंडमान सागर है, इनका जो सैलिनिटी होती है अपेक्षाकृत जो 35 एवरेज है उससे भी कम पाया जाता है, ठीक है। काला सागर, सागरों के नाम लिख लो जो बचे हैं।
इनका तो आप थोड़ा बहुत याद रखना, एग्जाम में पूछे जाते हैं। काला सागर, बाल्टिक सी मतलब बाल्टिक सागर, काला सागर, बाल्टिक सागर, ओखल सी सागर, दक्षिणी चीन सागर, अंडमान सागर, इत्यादि की जो सागरी लवणता होती है वो लगभग अपेक्षाकृत जितना एवरेज है कितना 35 है, उससे भी कम पाई जाती है। इनकी सागरी लवणता क्या होती है? कम होती है, औसत से भी कम होती है। इस वाले क्षेत्र में जो सागरी लवणता होती है वो अपेक्षाकृत कम पाई जाती है। कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पे नदियाँ मुहाना बनाती हैं, नदियों का मुहाना होता है और यहाँ पे आकर मिलती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे सागरी जल की जो लवणता है वो कम पाई जाती है। जल की मात्रा बढ़ने की वजह से उस क्षेत्र में लवणता कम होती है। ठीक है। इसके अलावा कुछ और है, कैरेबियन सागर है, कैलिफोर्निया वाला क्षेत्र है। ठीक है, इसको भी नोट कर लो। कैरेबियन सागर, कैलिफोर्निया और बॉस स्ट्रेट है। ठीक है, बॉस स्ट्रेट एक बार एग्जाम में पूछा गया था शायद। ठीक है, बॉस वाला किसको जोड़ता है। ठीक है, कैरेबियन सागर, बॉस स्ट्रेट, कैलिफोर्निया, यहाँ पर जो होता है 35.5 होता है, मतलब जितना एवरेज है उससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है। कौन कौन से हैं? कैरेबियन है, कैलिफोर्निया है और बॉस स्ट्रेट के आसपास। बॉस JW1, कैरेबियन सागर, बॉस स्ट्रेट और कैलिफोर्निया। यहाँ पर कितना होता है? 35.5, मतलब औसत से थोड़ा सा ज्यादा होता है। ठीक है, औसत से थोड़ा अधिक होता है। ठीक है, इसमें आप ये 3 जरूर याद रखना। ठीक है, एग्जाम में यही पूछा जाता है, चौथा पूछा जाएगा कि औसत कितना है। मैक्सिमम चांसेस यही पूछे, या तो पूछेंगे उत्तर से दक्षिण में बढ़ती है घटती है, या दक्षिण से उत्तर में बढ़ती है घटती है, या पूछ लेंगे उत्तरी गोलार्ध में अधिक होता है या दक्षिण गोलार्ध में अधिक होता है, या दोनों का कंपेयर करके पूछेंगे। ठीक, मैक्सिमम चांसेस यही पूछा जाता है, क्योंकि इन सब का जो है उतना नहीं पूछने का। लेकिन अगर मान लो ये पूछा सकता है, कहाँ गया हाँ, भूमध्य सागर, लाल सागर, फारसी खाड़ी अपेक्षाकृत जो होता है इनसे कंपेयर कर सकता है। इनका जो होता है अपेक्षाकृत ज्यादा होता है, 37 से लगभग 41। ठीक है, भाग प्रति 1000 समुद्री ग्राम समुद्री जल के बराबर होता है। अगला है आपका लंबवत वितरण इनका। ये 36 के आधार पर था, 36 वितरण था। लंबवत वितरण मतलब कि समुद्र के गहराई के साथ में जाने पर क्या होता है? लवणता में कमी दिखाई देती है। जैसे हम समुद्र नीचे जाएंगे तो लवणता में क्या होती है? कमी दिखाई देती है। इसको आप नोट कर लेना के लिए। गहराई के साथ लवणता का स्तर नियत रहता है। गहराई के साथ लवणता का स्तर नियत रहता है। नियत रहता है, कारण क्या है कि जो समुद्री जल है उसमें ह्रास नहीं होता। पहली बात, वहां पे वाष्पीकरण तो होगा नहीं, समुद्री जल के निचले भाग में वाष्पीकरण होता नहीं। और नमक की मात्रा क्या होती है? जितना ऊपर रहता है उसकी अपेक्षाकृत वो हमेशा एक समान स्थिति में रहता है। नीचे क्या आता है? एक समान स्थिति में लगभग दिखाई देता है। इसलिए वहां पे जो सागरी जल की लवणता होती है नियत रहती है, मतलब बदलती नहीं है। बदलती नहीं इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर कम है या नीचे अधिक है। तो जो सागरी जल की लवणता होती है गहराई के साथ में घटती है। ठीक है, इसमें एक पॉइंट है, सतह से गहराई में जाने पर लवणता में कमी आती है।
सतह से गहराई में जाने पर लवणता में कमी आती है। नियत रहने का मतलब ये है कि वहां पर जो कारक लिखाए थे उनका प्रभाव नहीं पड़ता है। नियत रहने का मतलब क्या है? कारकों का प्रभाव अर्थात वर्षा हो गया, वाष्पीकरण हो गया, इन सब का अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है। नियत ये है। लेकिन नियत का मतलब ये नहीं है कि उनका जो है गहराई के, अब कारक जो होते हैं वो अपना प्रभाव डालेंगे। ऊपरी क्षेत्र कारकों को अगर हटा दिया जाए, कारक अगर इफेक्टिव वहां पे प्रभावित ना हो करें उनको, तो हमेशा एक जैसी स्थिति रहेगी, ऊपर अधिक रहेगा नीचे कम रहेगा, ये बोला गया। लेकिन अगर कारक वहां पे प्रभावित करेंगे उन सब जो सैलिनिटी है, लवणता को प्रभावित करते हैं कि नहीं कारक? जैसे नदी आ गई, नदी का जल आएगा तो ऊपर वाले क्षेत्र में क्या है, लवणता को कम करता है। जो भी भूमध्य रेखा के आसपास के जो क्षेत्र होंगे या कैस्पियन सागर जो भी बताया, जैसे कैस्पियन सागर के उत्तरी भाग में क्या है, नदियां आके मिलती हैं वोल्गा और यूराल, उस वजह से उसके ऊपरी भाग में तथा उत्तरी भाग में लवणता कम होती है। फिर दक्षिणी भाग में क्या होती है, लवणता ज्यादा होती है। वैसे ही जैसे सागरी जल का आंतरिक भाग होता है, नियत आंतरिक भाग नियत, जैसे 300 से 1000 मीटर की बात करते हैं, वहां पे वाष्पीकरण की क्रिया नहीं होगी, वाष्पीकरण की क्रिया नहीं होगी, नदियों के जल का प्रभाव मतलब प्रभावित क्षेत्र होगा नहीं, तो वहां पर हमेशा मतलब एक समान स्थिति रहेगी। जो नमक की मात्रा थी वो भी अपनी समान स्थिति में रहेगी, जितना नमक की मात्रा है उतना ही रहेगी, ठीक है। और सागरी जल भी उनका वहां पे वाष्पीकरण नहीं होगा। इस वजह से बोला गया है कि सागरी जल का जो गहराई के आधार पे वो हमेशा एक समान रहती है, मतलब नियत रहती है। किंतु अगर गहराई के साथ जाते हैं तो लवणता में कमी भी आती है। उसके कुछ कारण भी है, जैसे अलग अलग स्थानों पे अलग अलग होता है। भूमध्य रेखा के आसपास क्षेत्र में देखेंगे, ठीक है, वहां पे वाष्पीकरण अधिक होता है, ऊपरी वाले क्षेत्र में वाष्पीकरण मतलब वहां पे ज्यादा होता है पानी का देखा जाए। तो नीचे जाएंगे तो हम वहां पे देखते हैं कि जो सागरी लवणता तो ऊपर क्या होती है, वर्षा भी अधिक होती है भूमध्य रेखा के क्षेत्र में, वर्षा अधिक होती है, किंतु सागरी लवणता वहां पे वाष्पीकरण होने की वजह से ऊपर अधिक पाई जाती है और नीचे जाने पर क्या होती है, घटती है, मतलब सागरी लवणता नीचे जाने पर घटती है। वही सेम स्थिति अगर ध्रुवों की तरफ जाते हैं, ध्रुवों की तरफ क्या होगा कि वहां पे हिमपेटियां पाई जाती है, ग्लेशियर वगैरह पाए जाते हैं, और ग्लेशियर की पिघलने की वजह से जब वो सागरी जल में मिलेंगे तो उस वाले क्षेत्र में ऊपरी भाग में लवणता क्या होगी, कम होगी, जबकि निचले वाले भाग में वहां पे लवणता अधिक होती है, ठीक है। कारण यही है, यहाँ पे दोनों स्थिति अलग अलग है। हाँ, ऊपरी भाग को प्रभावित करती है क्योंकि वहाँ पे जो सागरी जल होते हैं, सॉरी हिमपेटियां होती है, मतलब जो ग्लेशियर वगैरह है वो ऊपरी जल में मिलेंगे और ऊपरी जल में वहाँ पे लवणता क्या होगी, अपेक्षाकृत निचले जल के कम हो जाती है, ठीक है। एक तो भूमध्य रेखीय वाले क्षेत्र का हम देखते हैं, दूसरा क्या आपका ध्रुवों की तरफ, ठीक है। भूमध्य रेखा की तरफ क्या होता है, ऊपरी जल में वाष्पीकरण वगैरह की क्रिया ज्यादा होती है, तो ऊपरी जल में जो लवणता होती है वो अधिक होती है, जबकि निचले वाले भाग में क्या होती है, लवणता कम होती है। किंतु ध्रुवों की तरफ क्या होती है, ऊपरी भाग में लवणता कम और निचले भाग में लवणता अधिक होती है। कारण नदियों का इधर वाष्पीकरण की क्रिया की वजह से ऐसा होता है, जबकि ध्रुवों की तरफ क्या होता है, ग्लेशियर्स पाए जाते हैं, ग्लेशियर्स की वजह से वहां पर लवणता ऊपरी भाग में अधिक, किंतु निचले भाग में लवणता ज्यादा, ऊपरी भाग में कम, निचले भाग में अधिक पाई जाती है, ठीक है। और लवणता में जो एक परिवर्तन दिखाई देता है, ऊपर से नीचे जाने पे लवणता में जो परिवर्तन दिखाई देता है उसी को क्या बोलते हैं, हेलोक्लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लवणता में परिवर्तन को क्या बोलते हैं, लवणता में जो परिवर्तन दिखाई देता है लगभग 300 से 1000 मीटर के बीच में, गहराई की बात कर रहे हैं, गहराई के साथ में, ठीक है। गहराई के साथ लवणता में जो परिवर्तन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, हेलोक्लाइन बोलते हैं। क्या कहते हैं, हेलोक्लाइन कहा जाता है, ठीक है, इनको हेलोक्लाइन कहते हैं।
गहराई के साथ लवणता में परिवर्तन लगभग 300 से 1000 मीटर के बीच में होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, हेलोक्लाइन कहते हैं। ठीक है, कुछ लवणता भी है जैसे जो जिनकी वजह, अच्छा लवणता की वजह से घनत्व बढ़ता भी है। ठीक है, इस बात को याद रखना, लवणता जहाँ पर अधिक होती है वहाँ पर घनत्व भी अधिक होता है, लवणता जहाँ पर अधिक होती है वहाँ पे घनत्व भी अधिक होता है। ठीक है, जैसे आपके कुछ लवणता के क्या स्रोत हैं, सबसे ज्यादा जो होता है आपका सोडियम क्लोराइड होता है। क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। लगभग ये 77.8 समथिंग परसेंटेज होता है इनका। ठीक है, लगभग 77.8% होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका आता है मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड आता है, ये लगभग 10.8 के आसपास आता है, इनका याद रखना बस, दूसरे नंबर पे ये है। ठीक है, तीसरे नंबर पे आपका जो है मैग्नीशियम सल्फेट है। MgSO4। ठीक है, चौथे नंबर पे आपका है कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, उसके बाद क्या आएगा, कैल्शियम सल्फेट, CaSO4। इसके बाद आपका है पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट है, क्या है, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, हाँ पोटेशियम सल्फेट है, फिर कैल्शियम सल्फेट, पोटेशियम, हाँ कार्बोनेट, पोटेशियम सल्फेट, K2SO4, बैलेंस के आधार पे 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका है कैल्शियम, क्या नाम है, कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, इसके बाद CaCO3। इसके बाद बहुत सारे और होते हैं, इनका नाम है मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, क्या है, मैग्नीशियम ब्रोमाइड भी ऐड कर लो। ठीक, मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये कुछ सागरी जल की लवणता को प्रभावित करने वाले जो भी घुले हुए पदार्थ होते हैं सागरी जल में, ये है जिसमें सबसे अधिक मात्रा जो होती है MgCl की होती है, फिर MgCl2 की होती है, फिर मैग्नीशियम सल्फेट होती है। 3 याद कर लेना, 3 से ज़्यादा पूछना है। ठीक है, अगर अरेंज भी करने को देगा तो इन्हीं में से देगा, ऊपर के 4 बहुत है। ठीक है, आपको याद करना, लेकिन हाँ सारा देख लो क्या क्या है, इनका तो 3 क्रम से ही है। ठीक है, सल्फेट ही है, पहले मैग्नीशियम है, फिर कैल्शियम है, फिर पोटेशियम। ठीक है, और उसके बाद क्या आ गया, महासागरीय धारा या ओशनिक करंट। महासागरीय धाराएं जो होती हैं समुद्र में चलने वाली धारा होती है, जिसका कारण क्या है, महासागरीय धाराओं के चलने के कारण क्या है, उसमें पहला कारण जो होता है वो पृथ्वी का घूर्णन होता है। क्या होता है, पृथ्वी का घूर्णन सबसे प्रमुख कारण होता है। ठीक है, जो महासागरीय धाराओं के चलने के लिए प्रभावी कारक होता है। सबसे प्रमुख कारण क्या है, पृथ्वी का घूर्णन अर्थात परिभ्रमण। क्या है, परिभ्रमण। कारक है, धाराओं के चलने के लिए कारक है। ठीक है, धाराओं की जो चलती है किस दिशा में चलती हैं उनके लिए कारक है, किस दिशा में इनका मतलब चक्कर लगाएंगे या किस दिशा में घूमेंगे उसके लिए प्रमुख कारक है। ठीक है, या महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति का कारक बोल सकते हैं। ठीक है, उत्पत्ति के कारक। ठीक है, ये उत्पत्ति के कारक है, जिसमें सबसे प्रमुख क्या है, पृथ्वी का परिभ्रमण। पृथ्वी का परिभ्रमण मतलब घूर्णन बोलते हैं इसी को,
पृथ्वी के परिभ्रमण से क्या होगा, क्या जनरेट होता है, कोरियालिस बल होता है। कौन सा बल जनरेट होता है, कोरियालिस बल। कोरियालिस बल। अब कोरियालिस बल क्या होता है, कोरियालिस बल जो होता है वो पूर्व से पश्चिम की दिशा में लग रहा है, क्योंकि जब पृथ्वी चक्कर लगा रही है किस दिशा में, पश्चिम से पूर्व की दिशा में चक्कर लगाती है, इसीलिए जो कोरियालिस बल वहां पे जनरेट होता है। कोरियालिस बल जो होता है ध्रुवों पर अधिक होता है, ठीक है, कहाँ पर अधिक होता है, ध्रुवों पर अधिक होता है, जबकि भूमध्य रेखा के पास में शून्य होता है, मतलब बहुत कम होता है। इस वजह से जो धाराओं की दिशा होती है सागरों में वो पूर्व से पश्चिम की दिशा में चलती है। जितनी भी धाराएं आप देखोगे ऐसे के मान लो भूमध्य रेखा माने सभी धाराएं जो होती है पूर्व से पश्चिम, क्योंकि हवाओं की दिशा भी यही होती है, ठीक है, यही दिशा होती है ना हवाओं की, आगे बढ़ते हैं। तो ये ऊपर वाली जो होती है आगे बढ़ेंगे यहाँ से, फिर इधर अगर कोई पहाड़ी एरिया या कोई भी महाद्वीप है जिनसे टकराएंगे तो ये ऊपर घूमेंगे, यहाँ भी अगर कोई महाद्वीप है तो ये इधर आएंगे, तो इससे टकराने के बाद इनका डायरेक्शन घूमेगा, ठीक है, ये मूव करेंगे। ऊपरी गोलार्ध में कैसी होती है, ये दाहिनी तरफ, ऊपरी गोलार्ध में किस तरफ मुड़ती है, दाहिनी तरफ मुड़ती है, ये दायां तरफ है ना, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में किस तरफ घूमती है, बाईं तरफ घूमती है। अर्थात इनका जो आकार बनता है ऊपरी गोलार्ध में धाराओं की दिशा जो होती है हमेशा कैसी होती है, क्लॉकवाइज होती है। उत्तरी गोलार्ध में किस तरफ घूमती है, दाएं तरफ, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में किस तरफ घूमती है, बाईं तरफ। इनको हम क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज, और ये क्या होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज होते हैं। धाराओं की दिशा जो होती है दक्षिणी गोलार्ध में कैसी होती है, एंटी क्लॉकवाइज। अभी आगे बनाएंगे तो पूरा फिगर बनेगा घड़ी के विपरीत दिशा में। कारण क्या है, धाराओं की दिशा इधर जो होती है, मतलब जो हवाओं की दिशा होती है पृथ्वी के घूर्णन के कारण पूर्व से पश्चिम की दिशा में होती है। जब भी हवाएं पूर्व से पश्चिम की दिशा में आगे बढ़ेंगी, अगर उनके सामने कोई रुकावट या पहाड़ महाद्वीप आएगा तो उनसे टकराने के पश्चात उनकी हवाओं की दिशा बदल जाएगी। अगर ये हवाएं सीधी जा रही थी, इधर कोई महाद्वीप आ गया तो इनसे टकराने के पश्चात ये घूम जाती है। तो अगर इनकी दिशाओं के लिए पूछा जाता है कि दिशाओं का क्या कारक है, दिशाओं का भी कारक बन सकता है ऐसा ना, कि दिशाएं परिवर्तित कैसे हो रही है। एक तो होगा कि तट, जो तटीय क्षेत्र होते हैं, या जो सागर तल है उसका स्थल कैसा है। दूसरा अगर तट की दिशा और तट का आकार कैसा है, वो प्रभावित करने वाले कारकों में आते हैं, तो उसको अलग से लिखेंगे, ठीक है। पहला क्या हो गया, पृथ्वी का परिभ्रमण कोरियालिस बल के कारण होता है। कोरियालिस बल जो होता है पश्चिम, मतलब पृथ्वी का जो घूर्णन होता है वो पश्चिम से पूर्व होता है, इसलिए धाराओं की दिशा जो होती है इसके अपोजिट डायरेक्शन में पूर्व से पश्चिम की तरफ होती है। इसके अलावा जो तापमान होता है, तापमान भी प्रभावित करता है। दूसरा कारण क्या है, तापमान। धाराओं की दिशा इधर क्या होगी, उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में अलग अलग होती है। उत्तरी गोलार्ध में आपका कैसा होता है, घड़ी की दिशा में अर्थात क्लॉकवाइज चलती है, इसमें क्या होता है दक्षिणावर्त, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में कैसे चलती है, वामावर्त चलती है। यहाँ पे जो होता है दाईं तरफ मुड़ती है, कौन जो होती है किस तरफ मुड़ती है, जो धाराएं होती है दाईं तरफ मुड़ती है, मतलब हवा की दिशा जो होती है किधर होती है, दाईं तरफ होती है, जबकि वामावर्त वाले में बाईं तरफ। ये दोनों अगर याद रहेगा तो आप इसको भी याद कर सकते हैं, ठीक। दूसरा कारण क्या है, तापमान, घनत्व, ठीक है, तापमान है, घनत्व है और लवणता। तापमान हो गया, घनत्व हो गया, लवणता में विविधता के आधार पर भी इनकी धाराओं की जो होती है दिशा प्रभावित होती है। जहाँ पे तापमान ज्यादा होगा वहाँ पे क्या होगा, घनत्व क्या होगा, कम होता है। तापमान अधिक होने से क्या होता है, घनत्व कम होता है। जैसे आपका भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के क्षेत्र में क्या होगा, तापमान अधिक होता है, तो उस क्षेत्र में क्या घनत्व कम होता है। तो धाराओं की दिशा जो होती है आगे बढ़ती है, किधर जाती है, धाराओं की दिशा जो है पूर्व से पश्चिम की दिशा में आगे बढ़ती है। तापमान में कमी होने की वजह से भूमध्य रेखा के पास देखा जाता है। जैसे ही और लवणता की बात करते हैं तो जो लवणता होती है वो कम घनत्व से अधिक घनत्व की तरफ जो धाराओं की दिशा होती है वो
अधिक लवणता से कम लवणता की तरफ आगे बढ़ती है या कम लवणता से अधिक लवणता की तरफ? हमेशा जो लवणता होती है वो कम से अधिक की तरफ चलती है, थोड़ा सा अपोजिट है। मतलब जैसे हम पढ़ते हैं कि अधिक दाब से मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, तो जो लवणता होती है वो किधर होती है? हमेशा कम लवणता से अधिक लवणता की तरफ आगे बढ़ती है। लवणता के आधार पे देखा जाएगा तो कैसी है? अधिक कम से अधिक लवणता की तरफ ये आगे बढ़ती है लवणता के आधार पे, ठीक है। और लवणता प्रभावित करती है घनत्व को, ठीक। तो घनत्व के लिए भी वही सेम स्थिति रहेगी, क्योंकि तापमान के अपोजिट रहता है घनत्व, और घनत्व जो है लवणता एक दूसरे के क्या है? प्रोपोर्शनल है, मतलब अनुपाती है कि लवणता बढ़ती है तो घनत्व भी बढ़ता है। तो जहाँ भी जैसे लवणता का आकार जिस तरफ डायरेक्शन होगा वही घनत्व की भी डायरेक्शन होगी, ठीक है। कम लवणता से अधिक लवणता की तरफ धाराओं की दिशा होती है। धाराओं की दिशा किधर होती है? लवणता के आधार पे कम लवणता से अधिक लवणता की तरफ। इसीलिए देखो जो उत्तरी ध्रुव होते हैं, मतलब ध्रुवों के साइड में जो धाराओं की दिशा होती है ऊपर से नीचे की तरफ होती है, तो वहां पे क्या है? लवणता क्या होती है? कम होती है। उधर से भूमध्य रेखा की तरफ धाराओं का प्रभाव होता है। कारण क्या है? कम लवणता से अधिक लवणता की तरफ धाराओं का प्रभाव होता है, ठीक। तापमान वाला हो गया कि सूर्य की किरणें जो है भूमध्य रेखा के आसपास में अधिक पड़ती है, उस क्षेत्र में तापमान अधिक होता है, जिसकी वजह से घनत्व क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो कम घनत्व से अधिक घनत्व की तरफ आगे बढ़ती है, ठीक है। कम घनत्व से अधिक घनत्व की तरफ आगे बढ़ती है। तीसरा जो वायुदाब और हवाएं हैं, और वाष्पीकरण तथा वर्षा। वायुदाब और हवाएं तथा वाष्पीकरण और वर्षा। ये वही है कि जैसे अगर वाष्पीकरण, अगर वर्षा अधिक होगी जिस क्षेत्र में, वहां पे घनत्व उसके लवणता को प्रभावित करेंगी वो चीजें। लवणता को जब प्रभावित करेंगी तो कम लवणता से अधिक लवणता की तरफ धाराओं की दिशा मतलब आगे बढ़ेगी, ठीक है। कम लवणता से अधिक लवणता की तरफ धाराओं की दिशा होगी, क्योंकि वाष्पीकरण अधिक होगा तो क्या होगा? लवणता अधिक होगी या कम होगी? उस क्षेत्र में अधिक होगी। वाष्पीकरण अधिक होगा तो पानी वाष्प बन के ऊपर जाएगा, और जो आपका सैलिनिटी है 35 ग्राम प्रति समुद्री जल के बराबर ही है। वो तो हमेशा लगभग श्योर ही है, उससे ज़्यादा तो नहीं होने वाला, ना तो कम होने वाला है, तो वो अपने स्थान पर मतलब फिक्स है। लेकिन सागरी जल की मात्रा अगर बढ़ा दिया जाए तो लवणता को हम कम कर सकते हैं। नमक तो उसमें से निकाल नहीं सकते, ठीक है, कि पानी उतना ही रहने दो, नमक उसमें से निकाल लेंगे अलग करके। तो तभी होगा जब उसमें पानी की मात्रा बढ़ा दिया तो, या कि पानी की मात्रा कम कर दें, और पानी की मात्रा बढ़ेगी तो लवणता क्या हो जाएगी? तब भी कम होगी। और क्या होगा? लवणता कम होगी ना अगर नदी का जल उसमें अगर एक्स्ट्रा ऐड कर दे तो। किस अगर वहां से वाष्पीकरण अधिक होगा, वाष्पीकरण क्या हो? ज़्यादा हो, तो लवणता वहां पर क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी, क्योंकि सागर का जल है वो तो वाष्पीकृत होकर हवा में चला जाएगा, किंतु जो उसमें घुले हुए पदार्थ है वो तो अपने नियत में है, मतलब उनकी मात्रा जो है नियत है वो फिक्स रहेगी, ठीक है। अगला जो है महासागरीय धाराओं की दिशा को प्रभावित करने वाला, उनकी दिशा होगी कैसी दिशा, किस दिशा में चलेंगे, उनके बारे में ये याद रखना, ये मेंस में लिखने में काम आएगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि धाराओं की दिशा को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, या उत्पत्ति के कारक है। उत्पत्ति का सबसे प्रमुख कारक क्या है? पृथ्वी का परिभ्रमण, गोल्डन है। उसके बाद तापमान है, घनत्व है, लवणता है, ठीक है। इसमें दिखाना पड़ेगा आपको कोरियोलिस बल जनरेट होता है, जिसकी वजह से धाराओं की दिशा जो होती है उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणावर्त, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में कैसी होती है? वामावर्त। मतलब आप वहां पे लिखना है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। समझाना पड़ेगा, नहीं तो टीचर हो सकता है अगर मतलब इंग्लिश मीडियम का हो तो क्लॉक दक्षिणावर्त और वामावर्त में कंफ्यूजन होता है, तो आपने लिखना दाएं तरफ मुड़ती है, बाएं तरफ मुड़ती है, ये भी आप साथ में लिखना। दूसरा क्या है? तापमान, घनत्व और लवणता के आधार पे तापमान वाला भूमध्य रेखा के आसपास एग्जाम्पल लेके आप बता देना कि भूमध्य रेखा के आसपास क्या होता है? तापमान अधिक होता है, भूमध्य रेखा के क्षेत्र में तापमान अधिक होता है, इसलिए धाराओं की दिशा होती है भूमध्य रेखा के सारे आगे पूर्व से पश्चिम की दिशा में कम तापमान वाले क्षेत्र की तरफ आगे बढ़ती है, मतलब अधिक ताप से कम तापमान की तरफ चलती है। वही घनत्व और लवणता एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। जहाँ पे घनत्व अधिक जहाँ पे लवणता अधिक होती है वहाँ पे क्या होता है? घनत्व भी ज्यादा होता है। जहाँ पे लवणता अधिक होगी वहाँ पे घनत्व भी ज्यादा होता है, और लवणता जो होती है ये कम लवणता से अधिक लवणता की तरफ धाराओं की दिशा होती है। धाराओं की दिशा कम से अधिक की तरफ होती है। तापमान की बात करेंगे तो अधिक ताप से कम ताप की तरफ,
दाब की बात करेंगे तो अधिक दाब से कम दाब की तरफ होता है, लेकिन लवणता में क्या कहते हैं, कम लवणता से अधिक लवणता की तरफ धाराओं की दिशा होती है। इसीलिए ध्रुवों से हमेशा धाराओं की दिशा किस तरफ होती है, भूमध्य रेखा की तरफ होती है। कारण क्या है, ध्रुवों पर लवणता कम पाई जाती है। उसका भी कारण क्या है, वहां पे ग्लेशियर वगैरह है, जिसकी वजह से उस क्षेत्र में लवणता ऊपरी भाग में कम होती है। ठीक है, धाराओं की दिशा को प्रभावित करने वाले कारक। धाराओं की दिशा को प्रभावित करने वाले कारक। एक तो होता है, एक है इसका प्रमुख कारण जो तट होते हैं, तट का आकार कैसा, तट की स्थिति और तट के आकार। पहला कारण क्या है, तट की दिशा और उसका आकार, तट की दिशा किस तरफ है या उनका आकार क्या, स्थिति मतलब क्या, उनकी दिशा किधर है। ठीक है, तट की स्थिति कैसी है, मतलब तट की दिशा और आकार है। दूसरा कारण क्या दिया, तलीय आकृति, जो तल में उसकी आकृतियां हैं वो किस प्रकार है, तट की दिशा व आकार। ठीक है, तट की दिशा व आकार, तट कैसा, उनका डायरेक्शन कैसा, उनकी स्थिति कैसी है, वो धाराओं की दिशा को प्रभावित करती है। दूसरा क्या है, तलीय आकृति, जो तल की आकृतियां होती है जहाँ पे सागर जल जाके आपस टकराता है, जो महाद्वीपीय मग्न तट जिसको बोलते हैं, वो तलीय आकृतियां कैसी हैं वो भी प्रभावित करती है। तीसरा है आपका मौसम परिवर्तन, वहाँ का मौसम कैसा है, मौसम परिवर्तन जो होता है, मौसमी जो मानसूनी है या कैसा है, वो भी इनको प्रभावित करता है। मानसूनी या मौसम परिवर्तन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मौसमी परिवर्तन। चौथा होता है आपका पृथ्वी का घूर्णन। आपका भैया पृथ्वी का घूर्णन भी तो धाराओं की दिशा को प्रभावित कर रहा था कि किस दिशा में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये होता है धाराओं की दिशा को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। तो आप ये बताइए कि जो धाराओं की दिशा होती है, क्या उनको प्रभावित करने के लिए पृथ्वी का परिक्रमण, ठीक है, पृथ्वी का परिक्रमण आवश्यक है। धाराओं की दिशा हो या उत्पत्ति के कारकों में है, परिक्रमण नहीं है, ध्यान देना। ठीक है, यहाँ से पूछा था, परिभ्रमण है, परिक्रमण नहीं है। ठीक है, ये ध्यान देना क्योंकि यहाँ से कंफ्यूजन ज़्यादा होगा। ऑप्शन में अगर परिक्रमण आ गया तो दिक्कत होगी, अगर याद नहीं रहता है तो फिर अभी हम लोग क्या करते हैं, गैस के चक्कर में भी मतलब तुक्का लगा देते हैं ना कि परिक्रमण भी होगा शायद। जब एक मतलब एक से अधिक ऑप्शन होते हैं ना, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस यही होता है कि लोग वही मतलब ऑल ऑफ दीज में ज़्यादा सोचते हैं कि ऑल ऑफ दीज सही होगा। अगर 3 सही दिखाई दे रहा है, चौथा में मार देते हैं। ठीक है, तो अगर परिक्रमण दे दिया गया है तो ध्यान देना, परिक्रमण जो होता है नहीं होता, जबकि परिभ्रमण होता है। अब महासागरीय धाराएं जो होती है वो 2 होती हैं, एक तो गर्म धाराएं होंगी और एक ठंडी धारा, मतलब ठंडी जल धाराएं या शीत धारा जिसको बोलते हैं। धाराएं कितनी है, 2, गर्म और ठंडी। धाराएं होती 2 होती है, एक गर्म जल धारा, दूसरी आपकी कौन सी, ठंडी या शीत जल धारा। जो गर्म जल धारा होती है, क्योंकि कारण तो बता दिया, इनका डायरेक्शन कम लौटता से अधिक लौटता या ताप अधिक ताप से कम ताप की तरफ जाती है। तो गर्म जल धारा किधर, इनका डायरेक्शन क्या होगा, अगर सीधा सीधा बताया जाए तो ये भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ चलती है। किस तरफ होती है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ। जबकि ठंडी जल धारा जो होती है ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ चलती है। ये किधर चलती है, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ चलती है।
ठीक, ये याद रखना, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ और ये ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ। कारण क्या है कि जो ठंडी वाले अगर बात करेंगे तो ऊपर लवणता क्या होती है, कम होती है, और कम लवणता से अधिक लवणता की तरफ धाराओं की दिशा होती है। इसीलिए जो ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ जो धाराओं की दिशा दिखाई दे रही है वो क्या दिखाती है, ठंडी या शीत जल धाराओं को दिखाती है। ठीक है, जबकि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जो जाती है वो एक गर्म जलधारा को दिखाता है, क्योंकि अधिक ताप से कम ताप की तरफ चल रही है। तो अधिक ताप वाला क्षेत्र जो कम ताप की तरफ जाएगा तो वो जो कम ताप वाला क्षेत्र वो अपेक्षाकृत वो गर्म होगा, क्योंकि गर्म ताप जो अधिक तापमान का जल है वो आगे बढ़ेगा, फिर आगे जो कम ताप का है वो उसका स्थान लेगा, और ये पीछे वाला जो क्षेत्र हो जाएगा क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ से अगर धाराएं निकल रही है, विषुवती रेखी धाराएं होती है, यहाँ पे अधिक तापमान है, यहाँ पे कम तापमान है। अब ये तापमान मतलब ये धारा आगे बढ़ेगी तो ये क्षेत्र क्या हो जाएगा, कम ताप, न्यून ताप का होगा, कम ताप। इसको भरने के लिए भी तो दूसरी मतलब जलधाराएं चाहिए, तो यहाँ से ऊपर से एक जलधारा आती है, क्योंकि ये खाली हो जाता है स्थान। अब ये अधिक ताप का है तो आगे बढ़ेगा तो इस यहाँ पे तापमान में वृद्धि होगी, किंतु यहाँ का तापमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस तापमान को फिल करने के लिए फिर यहाँ से ऊपर से एक धारा आती है, जैसे हम लोग हवा में पढ़ते थे नीचे से ऊपर की तरफ, फिर ऊपर से उनका अपोजिट चलता था। ठीक है, तो यहाँ से फिर ये आगे बढ़ती है, इनका स्थान लेती है, फिर ये वाली धारा फिर इनका स्थान लेती है, तो पूरा एक सर्कल बनाता है इसीलिए। ठीक है, अब इनमें क्या है, पहला जो है आपका हिंद महासागर का बताते हैं। ठीक है, हिंद महासागर में थोड़ा है, 2-3 है, तो क्योंकि हिंद महासागर की उत्तरी गोलार्ध में कोई जलधाराएं नहीं चलती हैं, वहां पे मानसूनी परिवर्तन अधिक होता है। ठीक है, मानसूनी परिवर्तन होने की वजह से हिंद महासागर, क्योंकि चक्रवात वहां पे ज्यादा एक्टिव होता है, इस वजह से उत्तरी गोलार्ध में कोई भी धाराएं नहीं चलती है। वो धाराओं की दिशा जो होती है अलग अलग चक्रवात वहां पे आते रहते हैं, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी वगैरह में हमेशा आते रहते हैं, तो इस वजह से वहां पे धाराएं जो होती हैं वो नियत रूप से या एक समान स्थिति में नहीं चल पाती हैं। ठीक है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में हम किसी धाराओं के बारे में नहीं पढ़ते हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात की स्थिति जो है या मानसूनी परिवर्तन जो होता है कम होता है, इफेक्टिव कम है, इसलिए धाराओं की दिशा यहाँ पर एक समान या एक ही दिशा में चलती रहती है। ठीक है, हिंद महासागर में क्या, अगर ये विषुवत रेखा है मानते हैं, ठीक है, विषुवत रेखा, इसके साइड में क्या है, ये आपका भूमध्य रेखा मानो, ठीक, ये भूमध्य रेखा है, इसके सागर का जल है, इधर जो आपका पूरा क्या है, ये अफ्रीका वाला क्षेत्र है। ठीक है, ये वाला क्या है आपका अफ्रीका। अगर मान लो यहाँ पे मेडागास्कर है, ये वाला क्षेत्र क्या है, मेडागास्कर का है। यहाँ पर एक धारा चलती है, इसको हम बोलेंगे दक्षिण विषुवती, जहाँ पे भी जैसे ये अभी हिंद महासागर की बात कर रहे हैं, आगे जाएंगे अटलांटिक की बात करेंगे, फिर प्रशांत महासागर की बात करेंगे, तो दक्षिणी विषुवती रेखी धारा या उत्तरी विषुवती रेखी धारा ये कॉमन है, दोनों में मिलेगा। ठीक है, और ये हमेशा कैसा रहेगा, गर्म ही रहेगा, क्योंकि भूमध्य रेखा के पास क्षेत्र है, तो ये हमेशा, चाहे कभी पूछा जाए कि उत्तरी विषुवती रेखी धारा या दक्षिणी विषुवती रेखी धारा, तो ये पूछेगा नहीं वैसे कि कौन से प्रशांत महासागर में चलती है, कि अटलांटिक में चलती है, कि हिंद महासागर, क्योंकि सब में वही सेम चलती है। ठीक है, सेम स्थिति है, सबका नाम एक ही है, इसलिए ये तो पूछा नहीं है कि ये गर्म है या ठंडी है या किस महासागर में चलती है। इनका पहला जो चलता है उसका नाम क्या है, इसको बोलते हैं उत्तरी सॉरी इसको दक्षिणी बोलेंगे ना, क्या नाम है इसका, दक्षिणी विषुवती रेखी धारा। और इनका डायरेक्शन क्या होगा, पूर्व से पश्चिम की दिशा में होगा। ठीक है, किधर होगा, पूर्व से पश्चिम। अब जब ये आगे बढ़ती है, ठीक है, अगर मेडागास्कर थोड़ा इधर, ठीक है, ये मेडागास्कर का क्षेत्र, एक धारा तो आगे बढ़ती है यहाँ से, एक इधर से निकल जाती है और एक जो है इसके बगल से। ठीक है, एक पूर्व साइड से और एक पश्चिम साइड से, एक अफ्रीका, और यहाँ पे एक क्षेत्र होता है मोजाम्बिक है, कौन सी है, मोजाम्बिक। इस वाली धारा को हम बोलते हैं मोजाम्बिक की धारा। क्या नाम बोलते हैं, और इधर वाली जो धारा होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मेडागास्कर की धारा। तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन जो दक्षिणी विषुवती रेखी धारा होती है, इनको दो भागों में बांटने वाला कौन सा द्वीप है, तो मेडागास्कर जो होता है इनको दो भागों में बांट देता है। ठीक है, अब ये दोनों जब आगे जाती हैं फिर मिलती हैं, क्योंकि मेडागास्कर खत्म होने के बाद ये दोनों मिलेंगी, तो उसको हम अगलुहास की धारा के नाम से जाते हैं। किस नाम से जाते हैं, इसको हम बोलते हैं अगलुहास।
क्योंकि अफ्रीका का नीचे वाला पार्ट है, क्योंकि थोड़ा ऊपर है, अफ्रीका यहाँ तक है, तो ये नीचे वाला जो अफ्रीका के नीचे वाला क्षेत्र है उसको क्या बोलते थे, अगलुहास बेसिन, इसलिए इसको धारा का नाम भी क्या है, अगलुहास धारा। अगलुहास धारा। अब इनकी दिशा देखो हमेशा उत्तर से, मतलब ऊपर से क्या है, नीचे की तरफ है, ऊपर से नीचे की तरफ है, इसलिए इनकी जो धाराएं कैसी होंगी, ठंडी होंगी या गर्म। ये धारा जो है गर्म जल धारा है। कैसी जल धारा है, गर्म जल। तो अभी तक कितना लिखे हैं, दक्षिणी विषुवतीय रेखी धारा या मोजाम्बिक की धारा या मेडागास्कर की धारा या अगलुहास की धारा, ये सभी धाराएं कैसी हैं, गर्म जल धारा है। ठीक है, कैसी धारा है, गर्म जल धारा है। ठीक, इसके बाद ये धारा आगे बढ़ेगी। ठीक है, ये धारा अगलुहास धारा के रूप में आगे बढ़ेंगी, और यहाँ पे आपका एक क्षेत्र मिलेगा ऑस्ट्रेलिया वाला। कौन सा क्षेत्र है, ऑस्ट्रेलिया है। अब ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग और पश्चिम भाग, यहाँ से धाराएं जो होती है नीचे से ऊपर की तरफ चलती है। तो जब धाराएं नीचे से ऊपर की तरफ चलती है, ये धाराएं जो होती है कैसी है, ठंडी जल धारा है। इसका नाम क्या है, ऑस्ट्रेलिया का ये कौन सा भाग है, पश्चिमी, और ये पूर्वी, दोनों में कंफ्यूजन होता है। जब पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की बात की जाएगी तो क्या होगा, प्रशांत महासागर, जबकि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के इधर क्या है, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम भाग में हिंद महासागर है। तो जब भी पूछा जाए कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा कहाँ पे बहती है, तो हिंद महासागर। जबकि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में क्या है, प्रशांत महासागर, तो वहां पे कौन सी जलधारा होगी, प्रशांत, मतलब पूर्वी जलधारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा। अब इनका देखो, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जो जलधारा की दिशा है वो नीचे से ऊपर की तरफ है, मतलब ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ है। तो ये जलधारा जो होती है वो ठंडी जलधारा होती है। कैसी होती है, ठंडी जलधारा। इसका नाम क्या है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा। ये इंपॉर्टेंट है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई, और एक जो पूछा था अगलुहास, हिंद महासागर की, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इनको नाम याद रखना। ठीक है, और यही आएंगे, अगर हिंद महासागर से पूछा जाएगा तो मोस्ट प्रोबेबली यही है, चांसेस यही है कि अगलुहास ही पूछेगा या तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा पूछा जाता है हिंद महासागर से अगर पूछा गया तो। ठीक है, हिंद महासागर में जो अगलुहास धारा कैसी जलधारा है, गर्म जलधारा है, जबकि पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा जो होती है ठंडी जलधारा है। ठीक है, और पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा जो होती है हिंद महासागर में चलती है, जबकि पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा प्रशांत महासागर की है। ठीक है, ये ठंडी है। अब इसमें जो है चार पड़े, 1 2 3 4, ये चारों के चारों क्या है, गर्म है। ठीक है, ये तो पूछा नहीं जाता, ये पूछ सकते हैं। ठीक है, और इन दोनों को धाराओं को अलग करने वाला जो द्वीप है उसका नाम क्या है, मेडागास्कर, और यहाँ पे इनको अगलुहास धारा के नाम से जानते हैं, जो कि एक गर्म जलधारा है। तो अगलुहास कई बार एग्जाम में पूछा गया कि अगलुहास धारा कहाँ पे बहती है, कौन से महासागर में, तो हिंद महासागर में बहती है, और एक ऐसी जलधारा है, एक गर्म जलधारा है। और इसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा होती है, जो कि एक ठंडी जलधारा है, और ये ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ जाती है, इसलिए ये ठंडी है। ठीक है, तो ये हिंद महासागर में बस इतना ही जलधारा है, और यही पूछे भी जाते हैं। इसमें जो मोस्ट चांसेस है कि अगलुहास और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया ही पूछे, और एक ठंडी है, मतलब ये वाली ठंडी है और वो वाली गर्म है, यही दोनों पूछे जाएंगे। ठीक है, इनको तो आप पक्का याद रखना। आप मैप में बना के भी इसको कर सकते हो, पूरा मैप बना के अच्छे से, ठीक, समझने के लिए आप, क्योंकि एग्जाम में भी अगर आपको बनाना होगा तो टाइम लगेगा समय बचाना, तो आप साइड में आप लिख सकते हो कि अफ्रीका इधर है, अफ्रीका इधर है, ऑस्ट्रेलिया इधर है, उत्तरी अमेरिका, सॉरी आपका भारत वाला क्षेत्र जो ऊपर है। ठीक है, थोड़ा सा भारत का बना के दिखा देना, मतलब नीचे वाला पार्ट जो है प्रायद्वीपीय भारत का। अगला जो है अटलांटिक महासागर है। कौन सा महासागर है, अटलांटिक। अटलांटिक महासागर में कई जलधाराएं हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक भूमध्य रेखा है, और इधर आपका जो क्षेत्र है वो पड़ता है नॉर्थ अमेरिका में। कौन सा क्षेत्र है, नॉर्थ अमेरिका, और इस साइड में आपका यूरोप है, और यहाँ पे जो भूमध्य रेखा वाला क्षेत्र है यहाँ पे अफ्रीका आपको दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, अफ्रीका, क्योंकि भूमध्य रेखा अफ्रीका से होकर जाती है, तो ये पूरा क्षेत्र कहाँ पे है, यहाँ पे अफ्रीका है, अफ्रीका नीचे तक फैला हुआ है। ठीक है, इधर आपको जो है साउथ, यहाँ पे जो है इस क्षेत्र में क्या है,
दक्षिण अमेरिका, ये वाला क्षेत्र जो आपका साउथ अमेरिका, ये वाला नॉर्थ अमेरिका। यहाँ पे जो जलधाराएं निकलती हैं, एक तो उत्तर की मतलब इस डायरेक्शन से आगे बढ़ती है और एक इस डायरेक्शन से, ठीक है, सीधा दिखा रहा हूँ तो कर्व बनाती हूँ। इसको हम बोलते हैं उत्तरी विषुवतीय रेखी धारा। रेखी धारा। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? दक्षिणी विषुवतीय रेखी धारा। अब ये धारा जब आगे बढ़ती है तो आगे जो है एंटलीज, ठीक है, एंटलीज की मोती बोलते हैं, कैरिबियन सागर में है, ठीक है, तो उसके नाम पे एक एंटलीज की धारा बनती है। क्या नाम है? एंटलीज की धारा। यहाँ पे आते हैं तो एक धारा बनती है, इसका नाम है एंटलीज की धारा। ठीक है, और एक जलधारा जो होती है अंदर की तरफ चल जाती है, जिसको हम बोलते हैं फ्लोरिडा। तो ये फ्लोरिडा का तट है, कैलिफोर्निया, मतलब कैलिफोर्निया के आगे बढ़ेंगे, मैक्सिको की खाड़ी में क्या है, यहाँ पे मैक्सिको की खाड़ी दिखाई देती है आपको, मैक्सिको की खाड़ी, वहां पे फ्लोरिडा तट है, इसीलिए उसका नाम क्या है? फ्लोरिडा, फ्लोरिडा धारा। ठीक है, फ्लोरिडा की जलधारा। और ये सब जो है भूमध्य रेखा से ऊपर बढ़ रही है तो कैसी होंगी? गर्म होंगी। ठीक है, सबसे पहले उत्तर विषुवतीय रेखी धारा, आगे बढ़ती है एंटलीज की धारा, उसमें से एक धारा जो आगे निकल जाती है एंटलीज की धारा में से, उसको बोलते हैं फ्लोरिडा की धारा। अब ये दोनों ऊपर फ्लोरिडा की धारा को तक कर मतलब आगे निकलती हैं और अमेरिका के पास में जाके वहां पे इन दोनों आपस में मिलती हैं और इनको हम किस नाम से जानते हैं? गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानते हैं। अब ये धारा जब आगे बढ़ती है इसको किस नाम से जानते हैं? गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम की धारा। ये गल्फ स्ट्रीम, और गल्फ स्ट्रीम कैसी जलधारा है? एक गर्म जलधारा है। ठीक है, क्योंकि एंटलीज की धारा, फ्लोरिडा की धारा जब आगे बढ़ती है जिसको हम क्या बोलते हैं? गल्फ स्ट्रीम की धारा। और एक गर्म जलधारा है, एग्जाम में पूछा जाता है गल्फ स्ट्रीम कैसी जलधारा है? एक गर्म जलधारा है। ठीक है, ऊपर से एक जलधारा आती है, क्योंकि ऊपर जो है लेब्राडोर बेसिन वाला क्षेत्र है, ध्रुवों की तरफ से एक जलधारा आती है। ठीक है, कौन सा? लेब्राडोर, उसको बोलते हैं लेब्राडोर जलधारा। लेब्राडोर बेसिन से होकर आती है जलधारा, इसीलिए उसका नाम क्या है? लेब्राडोर जलधारा, जो कि ऊपर से आती है। ठीक है, लेब्राडोर धारा। डायरेक्शन देख लेना, डायरेक्शन इनका क्या है? ऊपर से नीचे की तरफ है। तो आप साथ में इनका वो भी लिख लेना कि कौन सी गर्म है कौन सी ठंडी है, या इनकी धाराओं की दिशा अगर आप सही से दिखाओगे तो फिर भूलोगे नहीं, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रही है तो कैसी होंगी? ठंडी है, नीचे से ऊपर जा रही है तो गर्म है, तो रटना नहीं पड़ेगा। मैपिंग में इसको मतलब माइंड मैप में करोगे ना तो माइंड दिमाग में ऐसे विजुअलाइज करके तो आप भूलोगे नहीं कि कौन सी गर्म है कौन सी ठंडी है, ये रटना नहीं पड़ेगा। सबसे पहले उत्तर विषुवतीय रेखी धारा, ये आगे बढ़ती है एंटलीज की धारा, जो कि फ्लोरिडा की धारा के रूप में आगे बढ़ती है दोनों, और आगे जाके गल्फ स्ट्रीम की धारा के रूप में जानी जाती है। ठीक है, ऊपर से आके गल्फ स्ट्रीम की धारा में लेब्राडोर की धारा मिलती है, और लेब्राडोर की धारा कैसी है? एक ठंडी जलधारा है और एक गर्म जलधारा, जहां पे आपस में मिलती है यहाँ पे एक ग्रैंड बैंक बनता है। ठीक है, क्या होता है? ग्रैंड बैंक, जो मछलियों के लिए, मत्स्य पालन के लिए सबसे उपयोगी, मतलब सबसे उचित स्थान होता है। ठीक है, कहाँ जहाँ पे भी ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा मिलेंगी आपस में, वहाँ पे फिशरीज के लिए सबसे उपयुक्त स्थान होता है। ठीक है, फिशरीज के लिए सबसे उपयुक्त स्थान होता है। यहाँ पे एक ग्रैंड बैंक दिखाई देता है। ठीक है, अमेरिका के पास में कौन सा बैंक होता है? ग्रैंड बैंक। ठीक, ऐसे एक मैंने बताया था डॉगर बैंक करके। ठीक है, ग्रैंड बैंक, डॉगर बैंक। ठीक, तो ग्रैंड बैंक जो है इस क्षेत्र में दिखाई देता है। फिर ये आगे बढ़ती है, इनको बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक प्रवाह। एक होता है नॉर्थ अटलांटिक प्रवाह, एक होता है दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह, दो होती है। ठीक है, इनका नाम क्या है? उत्तरी अटलांटिक से आगे में चलती है, इसलिए इनका नाम क्या है? अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक प्रवाह। ये कैसी रहेगी, गर्म या फिर ठंडी? ये गर्म रहेगी। ठीक है, क्योंकि नीचे से जा रही है। हाँ, नीचे से ही जा रही है, क्योंकि इनका आगे बढ़ रहा है, इनका प्रभाव उतना ज्यादा नहीं रहता है यहाँ पर। जबकि गल्फ स्ट्रीम की धारा आगे बढ़, इन्हीं का एक नाम है जिसको हम क्या बोलते हैं? उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसलिए प्रभावित नहीं रहती क्योंकि ऊपर से वो भी ठंडी आती है, यहाँ से गर्म मिलती है, तो दोनों का। हाँ, तो यहाँ पे जो ये जलधारा होती है अपेक्षाकृत क्या होती है? इनके
ये गर्म ही है, ठीक है। कैसी जलधारा है? एक गर्म जलधारा है। और ये जलधारा जो होती है आगे बढ़ने पर दो ऊपर की जलधारा दो ऊपर की तरफ जाती है, वो दोनों भी गर्म जलधारा होती है। इन्हीं की शाखा है, एक शाखा मतलब दो शाखाएं जो है ऊपर की तरफ चली जाती है और एक शाखा नीचे की तरफ चली जाती है, ठीक है। इसकी एक शाखा जो है ऊपर की तरफ जाती है, एक क्या दो जाती है, एक नार्वे के नाम से जानी जाती है और एक इरमिंजर के नाम से जानी जाती है। किस नाम से? नार्वे और इरमिंजर। इरमिंजर की धारा और एक है नार्वे की धारा। तो जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है नार्वे की धारा में होती है कि नार्वे की धारा कैसी जलधारा, ठंडी या गर्म है। क्योंकि नाम से तो लगता है नार्वे जो है नॉर्थ में है और ये एक ठंडा प्रदेश भी है। तो ठंडा प्रदेश है तो नार्वे की धारा जैसे कैसी होगी, ठंडा होगा, ऐसा मतलब लगता है। किंतु ये धारा जो होती है नीचे से ऊपर की तरफ जाती है और नार्वे के लिए सबसे उपयोगी होती है। कारण क्या है? इनकी वजह से जो तटीय क्षेत्र होते हैं या जहाँ पे बंदरगाह वगैरह होते हैं वहाँ पे हिम पिघलता है, क्योंकि गर्म जलधारा है और उनके बंदरगाह वगैरह के लिए उपयुक्त होते हैं। नाम क्या है? नार्वे की धारा और इरमिंजर की धारा। कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा है, ठीक है। यहाँ से एक जलधारा आती है नीचे की तरफ, ठीक है, एक अंदर की तरफ जाती है जिसको हम रेनल की धारा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वो भी गर्म जलधारा है, रेनल की धारा, ठीक है। वो भी कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा, हाँ वो भी एक गर्म जलधारा। अब यहाँ से हम देखते हैं यूरोप का एक क्षेत्र होता है कनारी द्वीप। यहाँ पे अफ्रीका के पास में देखोगे कनारी द्वीप मिलता है, ठीक है। अफ्रीका के पास में कनारी द्वीप है, ये जलधारा आगे तक है। फिर जब ये नीचे आती है इनको हम कनारी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कनारी की धारा। क्या लिखा है? कनारी की धारा। कनारी द्वीप है जिसपे स्पेन का अधिकार है, उसी के नाम पे इसका नाम भी क्या है? कनारी की धारा। कनारी का जो डायरेक्शन है वो उत्तर से मतलब ऊपर से ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ है। तो कनारी की धारा कैसी है? एक कोल्ड करंट मतलब ठंडी जलधारा है, शीत धारा है, ठीक है। इसमें से आपको दो ठंडी जलधारा है, एक तो लेब्राडोर की धारा और एक कनारी की धारा। बाकी सभी कैसी है? गर्म जलधारा है। तो इनको याद रखना। जिसमें जो एग्जाम में पूछे आते हैं लेब्राडोर पूछा जाता है, गल्फ स्ट्रीम, एंटीज और कनारी, एक नार्वे भी पूछा जाता है, ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में हमेशा पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे, ठीक है। जो उत्तरी अटलांटिक प्रवाह है वो एक गर्म जलधारा है। हाँ, नहीं वो तो ठीक है। जो यहाँ पे दो बार डिवाइड हो जाती है तो बीच में नार्वे होगा ना? नार्वे जो है इस टाइम में आपका नार्वे है, उसके ऊपर जो है इरमिंजर की धारा निकलती है, ठीक है। इधर कौन सी धारा? हाँ रेनल की धारा निकलती है। एक आगे बढ़ती है जिसको हम रेनल की धारा बोलते हैं। ये उत्तरी अटलांटिक, क्योंकि पूरा धारा एक ही होती है, बस इनका नाम अलग अलग है। अलग अलग क्षेत्रों में इनको अलग अलग नाम से जानते हैं। अगर ये धारा जैसे आगे एक सर्कल बनाती हुई आगे बढ़ती है, इनके बीच में कोई रुकावट बनती है, ठीक है, तो ये दो आगे यहाँ पे जाने के बाद एक इरमिंजर के रूप में आगे बढ़ती है और एक नार्वे के रूप में आगे बढ़ती है। और वही जब धारा फिर आगे बढ़ती है चक्कर लगाते हुए, फिर आगे आती है कनारी द्वीप के बगल से निकलती है, इसीलिए उसका हम नामकरण क्या करते हैं? कनारी द्वीप के नाम से करते हैं, ठीक है। और इसको जो जल ठंडा होने का कारण क्या है कि ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ आती है। ध्रुवों पे क्या होता है? हिमपेटियां वगैरह होती है, ग्लेशियर्स होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ की जलधारा कैसी हो जाती है? ठंडी हो जाती है। जो जल होते हैं वहाँ का अपेक्षाकृत ठंडा हो जाता है, इसीलिए उसका नाम क्या है? ठंडी जलधारा। और जहाँ जहाँ पे भी ठंडी जलधाराएं होती हैं वहाँ पे क्या होता है? मरुस्थल दिखाई, उसके बगल वाले जो महाद्वीप होते हैं वहाँ पे क्या दिखाई देता है? हमेशा मरुस्थल दिखाई देंगे, ठीक है। और जितने भी मरुस्थल दिखाई देते हैं वो सभी महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में दिखाई देते हैं। लगभग कहाँ दिखाई देते हैं? पश्चिमी भाग में लगभग दिखाई देते हैं, ठीक है। और जहाँ जहाँ पे ठंडी जलधाराएं होती है वहाँ पर मरुस्थल होते हैं, क्योंकि वहाँ का जो क्षेत्र होता है वहाँ पे तापमान कम होता है, वाष्पीकरण क्या होगा? कम होगा, तो वर्षा कम होती है। वाष्पीकरण की वजह से क्या होता है? वर्षा की मात्रा कम होती है, वाष्पीकरण कम होता है, जिसकी वजह से वर्षा भी कमी होती है। अगला है दक्षिणी विषुवती रेखी धारा, जो दक्षिणी अटलांटिक में चलती है। इसमें याद रखना एंटीज हो गया, गल्फ स्ट्रीम हो गया, लेब्राडोर और आपका नार्वे की धारा और कनारी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है। अब ये धारा आगे बढ़ेगी, दक्षिणी विषुवती रेखी धारा, ये भी गर्म जल धारा होती है। आगे बढ़ने पे यहाँ पे एक ब्राजील का पूरा कौन सा इलाका है? आपका ब्राजील का क्षेत्र है, ठीक है। इसलिए इस धारा को जो आगे बढ़ते हैं इसका नाम भी क्या दिया जाता है? ब्राजील की धारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ब्राजील की धारा, ठीक है। नाम क्या है? ब्राजील धारा, जो कि कैसी जलधारा होगी? एक गर्म जलधारा होगी। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ब्राजील धारा कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा है।
अगर गर्म जलधारा है तो इसके बगल वाले क्षेत्र में क्या होगा, वर्षा अधिक होती है। जो आपका अमेजन बेसिन वगैरह दिखाई देता है, अमेजन वगैरह क्षेत्र है, इसी क्षेत्र में जहाँ पे भी गर्म जलधाराएं होंगी वहाँ पे वर्षा अधिक होंगी। तापमान रीजन क्या है, क्योंकि तापमान अधिक होने, गर्म जलधारा होने की वजह से वहाँ पे वाष्पीकरण ज्यादा होता है, और वाष्पीकरण जहाँ भी ज्यादा होगा वर्षा वहाँ पे अधिक होती है। ये आगे बढ़ती है और यहाँ से एक नीचे से आता है फॉकलैंड द्वीप है। नीचे के अर्जेंटीना के नीचे जस्ट एक फॉकलैंड द्वीप है जिसपे किसका अधिकार है, यूके का। फॉकलैंड पे यूके का अधिकार है, ठीक है। तो नीचे से एक जलधारा आती है जिसका नाम क्या होती है, फॉकलैंड। और ये नीचे से आती है, इसलिए कैसी जलधारा है, एक ठंडी जलधारा। फॉकलैंड की जलधारा जो होती है एक ठंडी जलधारा होती है, और ये दोनों आपस में मिलकर आगे दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह के रूप में आगे बढ़ते हैं। और जबकि वो दक्षिणी अटलांटिक होता है वो ठंडी होता है, ठीक है। कैसा है, ठंडी है। अब इनको हम किस नाम से जानते हैं, दोनों आपस में मिल जाएंगे, दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह। ठीक है, इनको दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह के नाम से जाना जाता है। और आगे यही धारा बढ़ेगी तो अफ्रीका के तट में देखा जाए, जो आपका दक्षिण अफ्रीका वाला पार्ट है, दक्षिण अफ्रीका के ऊपर से आगे बढ़ती हुई, दक्षिण अफ्रीका के पास से आगे ऊपर बढ़ती हुई, इनको हम बेंगुएला की धारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेंगुएला। बेंगुएला की धारा जो कि एक कोल्ड है, ठीक है। कैसी है, कोल्ड करंट, ठंडी जलधारा, क्योंकि ये ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ आगे बढ़ती है। ठीक है, एक बार अपने दिमाग में इसको विजुलाइज कर लेना, याद हो जाएगा। सबसे पहले उत्तरी विषुवतीय रेखी धारा है जो कि गर्म जलधारा है, ये आगे बढ़ती है एंटलीज की धारा के रूप में और फ्लोरिडा की धारा के रूप में। ये दोनों कैसी जलधारा है, गर्म जलधाराएं हैं। आगे ये दोनों मिलती है गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानी जाती है, और गल्फ स्ट्रीम में ऊपर से लेब्राडोर की धारा मिलती है। जहाँ पे ये दोनों मिलते हैं वो मत्स्य उत्पादन, मत्स्य के क्षेत्र, मतलब फिशरीज के लिए उपयुक्त स्थान है। मतलब यहाँ पे फिशरीज ज़्यादा होती, मतलब मछलियाँ ज़्यादा पाई जाती हैं, उनके लिए वहाँ पे जैव विविधता अच्छी देखी जाती है, जैव विविधता इस क्षेत्र में अच्छी पाई जाती है। फिर ये धारा आगे उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के रूप में आगे बढ़ती है, और आगे जाके ये ध्रुवों की तरफ दो धाराएं निकलती है, एक तो इमेंजर है, नार्वे है, और क्रेंडल की धारा के रूप में जानी जाती है। फिर वो धारा जब ध्रुवों से नीचे की तरफ आती है तो कनारी द्वीप के बगल से आती है, कनारी द्वीप के बगल से आती है, इसीलिए उसका नाम क्या है, कनारी जलधारा के नाम से उसको जाना जाता है, ठीक है। उसको कनारी धारा बोलते हैं। और ये ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ आती है, इसलिए कैसी है, ये ठंडी जलधारा होती है, ठीक है। तो ये पूरा जो सर्कल बना रहा है, इनका डायरेक्शन क्या है, हमेशा देखो क्लॉकवाइज चल रही है। कैसे चल रही है, क्लॉकवाइज। तो उत्तरी गोलार्ध में जलधाराओं की दिशा कैसी होती है, क्लॉकवाइज होती है, घड़ी की दिशा में होती है। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में देखोगे, एक है दक्षिणी विषुवतीय रेखी धारा, आगे बढ़ती है तो इसको हम ब्राजील के बगल से निकलती है, इसलिए इसका नाम क्या है, ब्राजील है। और ब्राजील की धारा से कैसी है कि गर्म जलधारा है, कैसी है, गर्म जलधारा, ठीक है, क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। और ये आगे बढ़ते हैं, नीचे से एक जलधारा जाती है, नीचे से, जो फॉकलैंड है, फॉकलैंड द्वीप के बगल से निकलती है, इसे वो ध्रुवों की तरफ से आती है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, ठंडी जलधारा। फॉकलैंड की धारा को हम क्या बोलते हैं, ठंडी जलधारा। और ये दोनों जलधाराएं आपस में मिलने के बाद दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह के नाम से आगे बढ़ती है। किस नाम से बढ़ती है, दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह के नाम से जानी जाती है। और ये आगे बढ़ते हुए जब ये बेंगुएला, मतलब दक्षिण अफ्रीका के ऊपर से निकलती है, तो वहां पे इनको हम बेंगुएला की धारा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, बेंगुएला की धारा के नाम से जानते हैं। क्या, हाँ, नहीं, ये ठंडी जलधारा है। कैसी जलधारा है, उत्तरी अटलांटिक जो होती है वो गर्म जलधारा होती है, जबकि दक्षिणी अटलांटिक जो होती है कैसी है, एक ठंडी जलधारा है। और ये आगे बढ़ती है तो बेंगुएला की धारा के रूप में, जो कि एक ठंडी जलधारा है, बेंगुएला भी ठंडी जलधारा के रूप में आगे बढ़ती है, और ये इनका स्थान लेती है। फिर ऐसे क्रम से ये पूरा सर्कल चलता है, ठंडी जलधारा यहाँ पे है, ठीक है। अब ये आगे जाके इनका स्थान लेंगे, पूरा सर्कल हमेशा, मतलब ये कैसे चलती है, एंटी क्लॉकवाइज चलती है। ये एंटी क्लॉकवाइज चलती है, जबकि ऊपर वाला क्या है, क्लॉकवाइज पूरा सर्कल बनाता है। यहाँ पे एक चीज और है कि जैसे तो विषुवतीय रेखी धारा जो चलती है, आगे बढ़ती है पूर्व से पश्चिम की दिशा में, तो जल की मात्रा क्या है, यहाँ पे जाके इकट्ठा हो जाता है पश्चिमी डायरेक्शन में, और यह स्थान खाली हो जाता है, पश्चिमी स्थान खाली हो जाता है। इस स्थान को भरने के लिए कुछ विपरीत दिशा से भी जलधाराएं चलती हैं,
भूमध्य रेखा के आसपास दो विपरीत जलधाराएं चलती हैं, इनको बोलते हैं प्रतिविश्वती रेखी धारा। क्या बोलते हैं? प्रतिविश्वती रेखी धारा। इसका नाम क्या है? इसको अलग से लिखेंगे, इसको बोलते हैं प्रतिविश्वती रेखी धारा, जो दोनों डायरेक्शन में चलती है और सभी महासागरों में चलती है। ठीक है, क्या होता है? प्रतिविश्वती रेखी धारा। जो जलधाराएं होती हैं वो आगे बढ़ती हैं। कुछ जलधाराएं जो थी पृथ्वी की गति के साथ ही आगे बढ़ेंगे ना, जैसे पृथ्वी की गति पूर्व से पश्चिम से पूर्व की तरफ है, तो कुछ तो पृथ्वी के साथ में, मतलब पृथ्वी की गति के साथ में ही आगे बढ़ती है, तो उनको हम बोलते हैं प्रतिविश्वती रेखी धारा। मतलब जो उनके अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है उनको हम प्रतिविश्वती, प्रति वर्ड कहाँ लगाया जाता है? हमेशा अपोजिट दिखाने के लिए लगाया जाता है, तो इनको बोलते हैं प्रतिविश्वती रेखी धारा। प्रतिविश्वती रेखी धारा जो होती है वो पृथ्वी की गति के साथ में आगे बढ़ती है। ठीक है, जिस तरह पृथ्वी की गति होती है उसी दिशा में आगे बढ़ती है। और जो इनका अपोजिट होता है उनको क्या बोलते हैं? विश्वती रेखी धारा बोलते हैं। जो पृथ्वी की गति के अपोजिट है उनको विश्वती रेखी धारा, और जो पृथ्वी की गति के साथ में जो जलधारा आगे बढ़ती है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रतिविश्वती रेखी धारा। जबकि जितनी भी जलधाराएं होती हैं वो क्या होती हैं? पृथ्वी की गति के अपोजिट डायरेक्शन में चलती है। पृथ्वी की गति के अपोजिट डायरेक्शन में चलती है। जो साथ में चलती है उनको किस नाम से जानते हैं? प्रतिविश्वती रेखी धारा के नाम से जाना जाता है। अगला है आपका प्रशांत महासागर का। कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर, जो कि इंपॉर्टेंट है। इसमें देख लो आप, सबसे जरूरी जो है साउथ वाले में ब्राजील तो इंपॉर्टेंट है, और वेनेजुएला भी पूछा जाता है। तो पूरे अटलांटिक ओशियन में देखेंगे, पूरा एक साथ में अगर मिला के देखें, इसमें कुछ ठंडी जलधारा है। एक तो लेब्राडोर की धारा ठंडी जलधारा है, कनारी है, वेनेजुएला है और फॉकलैंड है। 4 ठंडी जलधारा है। कनारी, वेनेजुएला, दोनों ये साइड वाला याद कर लो। उसके बाद उधर लेब्राडोर और नीचे से फॉकलैंड। नीचे से फॉकलैंड जाती है, ऊपर से लेब्राडोर आती है, और दो तो क्रमिक रूप से दिखाई देते हैं, एक कनारी वाला और आपका वेनेजुएला। बाकी जितनी भी बची है वो सब कैसी है? गर्म जलधारा है। और गर्म जलधाराओं में सबका मतलब याद तो रखना पड़ेगा, किंतु कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे आपकी ब्राजील की धारा इंपॉर्टेंट है, और गल्फ स्ट्रीम इंपॉर्टेंट है, और एंटीज, ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट। साथ में एक नॉर्वे की धारा जो कंफ्यूजन वाला है, ठीक है, उसको भी याद रखना कि नॉर्वे की धारा भी कैसी है? गर्म जलधारा। ठीक, नॉर्वे की धारा कैसी है? एक गर्म जलधारा। अगला जो है अटलांटिक ओशियन, प्रशांत महासागर का पैसिफिक ओशियन थी। प्रशांत महासागर में 2 स्थिति दिखाई थी, उत्तरी और एक दक्षिणी वाली में। उत्तरी गोलार्ध में चलने वाली धारा और दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाली। ठीक है, अगर ये भूमध्य रेखा है, ठीक है, यहाँ पे धाराएं चलती है आगे से। ठीक, ये वाला क्षेत्र जो है पूरा एशिया का क्षेत्र है। किसका क्षेत्र है? एशिया का। यहाँ पे आपको जापान वगैरह दिखाई देता है, और मतलब एशिया है पूरा। कौन सा है? इस साइड आपका पूरा एशिया, जहाँ पे आपको जापान वगैरह के द्वीप दिखाई देते हैं। ठीक है, जापान का द्वीप दिखाई देता है। ठीक है, जापान के इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि जापान में एक धारा जो जापान की तरफ आगे बढ़ती है उसको हम सुशिमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुशिमा की धारा बोलते हैं। तो उसको मतलब जापान की वजह से उसका नाम सुशिमा पड़ा है, इसलिए वो इंपॉर्टेंट है। जापान भी आप साथ में पूरा एशिया हो गया, और इधर पूरा क्या है? नॉर्थ अमेरिका है। कौन सा है? नॉर्थ अमेरिका। अब यहां से एक धारा जाती है जिसको हम बोलते हैं उत्तरी विश्वती और दक्षिणी विश्वती। इन दोनों का नाम तो आप नोट कर लो, उत्तरी विश्वती और दक्षिणी विश्वती। उत्तरी विश्वती धारा और दक्षिणी विश्वती धारा। विश्वती धारा, और ये दोनों जो धारा कैसी? गर्म जलधारा है। ठीक, ये आगे बढ़ती है, ये जलधारा जो है आगे बढ़ती है ऊपर वाले, अभी उत्तरी वाले गोलार्ध की बात करता हूँ, तो इनको हम बोलते हैं, जो उत्तरी विश्वती धारा होती है आगे बढ़ने के बाद, इसको हम बोलते हैं क्यूरोसियो की धारा। क्या बोलते हैं? क्यूरोसियो की धारा। क्यूरोसियो की धारा, और इसकी एक शाखा जाके जापान की तरफ चली जाती है। ठीक है, मतलब जापान के अंदर जाती है। ये जापान द्वीप है यहाँ पे,
ठीक है, जापान की तरफ आगे बढ़ती है। इसी को हम बोलते हैं सुशिमा, सुशिमा की धारा। ठीक है, किस नाम से जानते हैं? सुशिमा की धारा के नाम से जानते हैं। ऊपर से एक आती है जलधारा जिसको हम बोलते हैं ओयासियो की धारा। क्या बोलते हैं? ओयासियो की धारा। यहाँ से ऊपर से एक जलधारा आती है जिसका नाम है ओयासियो की धारा। ठीक है, अभी ये बीपीएससी मेंस में ज्योग्राफी का जो ऑप्शनल पेपर होता है उसमें पूछा गया था। ठीक है, ओयासियो की धारा कि ओयासियो मतलब कुछ ऑप्शन दिए गए थे, उससे पूछा गया था कौन सी ठंडी जलधारा है या कौन सी। हाँ, वहाँ का मेंस जो होता है ऑप्शनल होता है। ठीक है, 40% लाना होता है क्वालिफाइंग नेचर का, नंबर उसका जुड़ता नहीं है मेंस में, ऑप्शनल है बस पास होना होता है। ठीक है, 40 नंबर मतलब लाना होता है, लेकिन फिर भी बच्चे मतलब कुछ फेल हुए होते हैं। बट थोड़ा अच्छे से जो पढ़ा रहता है मतलब उसको ऑप्शनल के रूप में लेके लोग हल्के में लेते हैं और पढ़ते नहीं कि 40 नंबर ही तो लाना है, और माइनस मार्किंग भी नहीं है 40 नंबर लाने में, तो अटेम्प्ट पूरा करना होता है। ठीक, एक ओयासियो की धारा आती है। ठीक है, तो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, इसलिए कैसी जलधारा होगी? ठंडी जलधारा। नाम बस याद रखना, लोकेशन तो आपको दिमाग में बैठ जाएगा फिगर अगर 1-2 बार बनाओगे तो ओयासियो की धारा क्या है? एक ठंडी जलधारा। और कहाँ पे चलती है ये? प्रशांत महासागर में। ठीक है, अब ये आगे जलधारा बहती है। ठीक है, यहाँ से एक और जलधारा आती है जिसको हम बोलते हैं क्यूराइल की धारा। क्या नाम है? क्यूराइल की धारा। ठीक है, क्यूराइल की धारा होती है, छोटा ठीक है, क्यूराइल। क्यूराइल की धारा कैसी होती है? एक ठंडी जलधारा ऊपर से आती है। तो 2 ठंडी जलधाराएं दिखाई देती है, एक तो ओयासियो की धारा, दूसरा क्या है? क्यूराइल की धारा, जो कि ठंडी जलधारा है। ठीक है, याद रखना दोनों जलधारा कैसी है? ठंडी जल। इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे क्यूराइल को हम याद करने के लिए बोल सकते हैं क्यूराइल, रॉयल इंसान थोड़ा ठंडा होता है। ठीक है, ऐसे गर्म को नहीं होता, रॉयल टाइप मतलब कूल इंसान है। ठीक है, तो रॉयल की जलधारा कैसी होती है? ठंडी जलधारा। और क्यों रो रहे हो? गर्मी से रो रहा है बेचारा, सब ट्रिक बनाते हैं ना लोग, क्यों रोसी हो मतलब क्यों रो रहे हो। ठीक है, तो रोना मतलब इंसान गर्मी से ही रोता है, ठंडी से कौन रोता है जल्दी। ठीक है, गर्मी ज़्यादा लगती है तो परेशान ज़्यादा होता है ना। तो क्यूरोसियो की धारा, सुशिमा की धारा, ये दोनों कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा है। आगे बढ़ती है, इसमें 2 जलधाराएं आपस में मिलती है, एक तो ओयासियो की धारा और एक क्यूराइल की धारा जो ओखोत्स्क सागर से होते हुए आती है। ठीक है, दोनों कैसी है? ठंडी जलधारा है। और ये आगे बढ़ती है। ठीक है, एक तो उत्तरी प्रशांत महासागरीय प्रवाह, एक दक्षिणी प्रशांत महासागरीय प्रवाह। ठीक है, उसको पूछा नहीं जाता, वो इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट है याद रखना। ठीक है, और आगे जाने के बाद एक जलधारा जो थी अलास्का की तरफ आगे बढ़ती है। किस तरफ? अलास्का। ये वाला क्षेत्र मान लो यहाँ पे अलास्का निकला हुआ है, तो यहाँ जो अलास्का की तरफ जाती है इसी जलधारा का एक पार्ट है। ठीक है, थोड़ा ऊपर से निकालेंगे ना, अलास्का मान लो यहाँ पे होगा, अलास्का कोई क्षेत्र यहाँ पर, और एक जलधारा जो है अलास्का की तरफ चली जाती है। ठीक है, अलास्का की धारा, तो इसको हम बोलते हैं अलास्का की धारा। किस नाम से जानते हैं? अलास्का की धारा कहते हैं इसे। क्या नाम दिया जाता है? अलास्का की धारा कहते हैं। और ये जलधारा जब नीचे आती है तो ये उत्तरी अमेरिका, क्योंकि ऊपर तक फैला हुआ है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका ऊपर तक है, तो ये वाला जो क्षेत्र होता है कैलिफोर्निया का होता है। अमेरिका का कौन सा क्षेत्र होता है? कैलिफोर्निया का क्षेत्र होता है। इसीलिए इस जलधारा को हम क्या किस नाम से जानते हैं? कैलिफोर्निया की धारा कहते हैं। इसका जो नाम होता है वो कैलिफोर्निया की धारा होती है। ठीक है, नाम क्या है? कैलिफोर्निया की धारा। इसमें इतने ही है इंपॉर्टेंट, जिसमें कैलिफोर्निया की धारा कैसी है? ठंडी जलधारा है। ओयासियो की जलधारा कैसी है? ठंडी है। क्यूराइल की धारा कैसी है? ठंडी है। ये दोनों कैसी ऊपर सॉरी क्यूराइल और ओयासियो कैसी है? ठंडी है। साथ में क्या? कैलिफोर्निया, ये भी कैसी है? ठंडी जलधारा। अलास्का का ध्यान देना कि अलास्का जैसे अलास्का की तरफ एक जलधारा जाती है, वैसे नॉर्वे की तरफ भी थी ना। नॉर्वे वाली भी गर्म जलधारा है और अलास्का वाली भी कैसी है? गर्म जलधारा है। कैलिफोर्निया कैसी है? ठंडी जलधारा है। ठीक है, क्यूराइल ठंडी, ओयासियो ठंडी है। इधर से क्यूरोसियो और सुशिमा, ये दोनों जलधारा कैसी है? गर्म जलधारा है। ठीक, इसमें इतने इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं। उसके बाद आपका दक्षिणी विषुवतीय धारा है जो कि दक्षिणी प्रशांत महासागर में चलती है।
ठीक है। और इधर कोई बहुत बड़ा स्थल खंड तो है नहीं, सिर्फ एक ऑस्ट्रेलिया दिखाई देता है, तो एक ही जलधारा यहाँ पे दिखाई देती है आपको। अगर ऑस्ट्रेलिया वाला क्षेत्र है, ठीक है, ये कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। इसके एक पश्चिम डायरेक्शन में चलती थी जिसका नाम क्या था, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा, जो हिंद महासागर में चलती थी। और याद करने का अच्छा ट्रिक ये है कि कौन सी गर्म है कौन सी ठंडी है। अगर ये तो सूर्य की रोशनी सबसे पहले पूर्व दिशा में पड़ती है, तो पूर्व वाली जो होती है वो गर्म होती है। पश्चिम दिशा में तो पड़ेगी नहीं क्योंकि बीच में अटलांटिक महासागर छाया उधर बनता है, सोच समझने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो पश्चिमी वाली कैसी होती है, ठंडी होती है, जबकि पूर्वी वाली ऑस्ट्रेलिया जलधारा कैसी है, गर्म जलधारा। सूर्य की रोशनी से आप मतलब गैस लगा के कर सकते हो, ठीक है। तो ये जलधारा जब आगे बढ़ती है दक्षिणी विषुवतीय की धारा, तो ऑस्ट्रेलिया के बगल से निकलती है, ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या होता है। तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ दो जलधारा चलती है, तो एक का नाम पूरब रख दिया गया है, एक का नाम पश्चिमी। तो पूरब की तरफ जो पूर्वी जलधारा होती है वो प्रशांत महासागर में चलती है। किस में चलती है, प्रशांत महासागर। जबकि पश्चिमी जो ऑस्ट्रेलियाई जलधारा होती है वो कहाँ पे चलती है, हिंद महासागर। दोनों में कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो याद रखो, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा या धारा, ठीक। और ये आगे दक्षिणी प्रशांत महासागरीय प्रवाह के रूप में आगे बढ़ती है, ठीक है। और यहाँ से फिर क्या बोलते हैं, ध्रुवीय क्षेत्र से, ध्रुवीय क्षेत्र आता है, ध्रुवीय क्षेत्र से ठंडी जलधाराएं आगे इसमें मिलती है, फिर यहाँ से घूमती है, ठीक है। और ये आपका ये वाला क्षेत्र जो होता है वो दक्षिण अमेरिका का है, क्योंकि स्थल खंड ज्यादा है नहीं तो उनको मतलब कोई नाम नहीं दिया गया। इसको दक्षिणी प्रशांत महासागरीय प्रवाह बोलते हैं, दक्षिणी प्रशांत महासागरीय प्रवाह के नाम से जानते हैं। ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा जो होती है आगे बढ़ती है, ठीक है। और ये आगे जब पहुंचती है पेरू के तट पे, कहाँ पहुंचती है, पेरू के तट पे, यह पेरू का तट, ठीक है। दक्षिण अमेरिका का ही एक भाग है पेरू का तट, इसीलिए इसको हम बोलते हैं पेरू या हम्बोल्ट, ठीक है। किस नाम से जानते हैं, पेरू या हम्बोल्ट की धारा कहते हैं। धारा का नाम क्या है, पेरू या हम्बोल्ट की धारा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, इसको ध्यान देना। पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा, जो कि कैसी जलधारा है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, नीचे से ऊपर जा रही है तो कैसी होगी, ठंडी, और जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है तो गर्म होगी। यहाँ पे दो जलधाराओं के नाम याद रखने आपको, एक तो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा और एक है पेरू या हम्बोल्ट। पेरू या हम्बोल्ट कैसी जलधारा है, ठंडी जलधारा है। पेरू या हम्बोल्ट जो है कैसी है, ठंडी है, जबकि पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा जो है गर्म जलधारा है, ठीक है। यहाँ पे दो आपको याद रखने हैं, ये दोनों पूछाते हैं। टोटल मिला के इनके नाम याद रखना कि एक क्वेश्चन तो यही बनता है कि ये कौन से महासागर में है, सबका नाम, क्योंकि सब दोनों एक साथ में लेंगे। या तो मान लो थोड़ा कठिन बनाना हुआ तो ये पूछ लेंगे कि पूर्वी उत्तरी गोलार्ध वाला या उत्तरी प्रशांत महासागर में या दक्षिणी प्रशांत महासागर, नहीं तो सीधा सीधा पूछा जाता है कि यूराइल की धारा हिंद महासागर में है, प्रशांत महासागर में है या अटलांटिक महासागर में। नहीं तो अगर किसी को हार्ड बनाना हुआ तो बोल देंगे कि पेरू या हम पेरू तो नहीं देंगे, पेरू से आप गेस कर लोगे, पेरू दक्षिण अमेरिका, बोल देंगे हम्बोल्ट की जलधारा कहाँ पे बढ़ती है, या हम्बोल्ट की धारा उत्तरी प्रशांत महासागर में है या दक्षिणी प्रशांत महासागर में। तो कौन से महासागर में है, प्रशांत महासागर के दक्षिणी वाले भाग में, ठीक है। सुषमा कहाँ पे है, मतलब कौन से महासागर में है, प्रशांत महासागर। अगर लुहास हिंद महासागर में, ठीक है, दक्षिणी वाले पार्ट में, मतलब भूमध्य रेखा के दक्षिण में, ठीक है, हिंद महासागर दक्षिणी गोलार्ध में बनती है। ये कुछ महासागर मतलब महासागरीय जलधाराएं हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है। इसके अलावा एक क्षेत्र है आपका जो पेरू या हम्बोल्ट की धारा होती है, यहाँ पर दो घटनाएं होती हैं जिसको बोलते हैं एल नीनो या ला नीनो। इसको इरेज कर दो। क्या होता है, एक होता है एल नीनो और एक होता है ला नीनो। दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं जिनसे मानसून मतलब भारतीय मानसून भी प्रभावित होता है। इन दोनों की वजह से क्या होता है, भारतीय मानसून भी प्रभावित होता है। ला नीनो, जो एल नीनो होता है उसको हम बोलते हैं लिटिल क्राइस्ट। क्या बोलते हैं, लिटिल क्राइस्ट, ठीक है, यीशु, छोटा यीशु। जबकि ला नीनो को किस नाम से जानते हैं, लिटिल सिस्टर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, लिटिल सिस्टर। इसको लिख लेना।
क्राइस्ट बोलते हैं, छोटा यीशु, और ला नीनो को बोलते हैं लिटिल सिस्टर्स। छोटी बहन मतलब नाम से जाना जाता है। जो एल नीनो होता है वो गर्म जल धाराएं होती है। जब पेरू या हम्बोल्ट के तट पे सागर का जल अपेक्षाकृत गर्म होता है, ठीक है, तो वहां पे जो जलधारा चलती है वो कैसी होती है? गर्म जलधारा होती है। कैसी होती है? गर्म जलधारा। और उस गर्म, जब सागर का तल जो होता है या सागर का जल जो होता है वो अधिक गर्म होता है, तो वहां पे एल नीनो एक्टिव होता है। क्या होता है? ये अपेक्षाकृत क्या होती है? ये गर्म होती है। एल नीनो कैसा है? गर्म है, जबकि ला नीनो कैसा है? ठंडा है। ठीक है। एल नीनो जब अधिक गर्म होता है तो जो आपको पेरू या हम्बोल्ट का तट होता है वहां पे सागर का जल अपेक्षाकृत अधिक गर्म हो जाता है, तो उससे क्या होगा? वाष्पीकरण की क्रिया क्या होगी? ज्यादा होगी। वाष्पीकरण की क्रिया ज्यादा होगी तो पेरू या हम्बोल्ट के तट या उस क्षेत्र में, दक्षिण अमेरिका के तट में वर्षा अधिक होती है। उस तटीय क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है, जिसकी वजह से वहां पे जैव विविधता अधिक देखने को मिलती है। किंतु सागरी जल पे इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। महाद्वीपीय भाग में इसका अच्छा प्रभाव है, लेकिन दक्षिण अमेरिका के तट पे देखा जाए तो। किंतु अगर भारत की तरफ बढ़ेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे गर्म है तो भारत की तरफ जाने पे इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। तो एल नीनो का जो प्रभाव होता है भारत में, उसका बैड इफेक्ट मतलब बुरा प्रभाव पड़ता है। कारण क्या है कि वो वहां पर सूखा या चक्रवात जो होते हैं उनके आने के लिए जिम्मेदार होती है। उनकी वजह से सूखा पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया हो गया, आपका जो आसियान कंट्री है या भारत है, वो एल नीनो की वजह से उस क्षेत्र में क्या होता है? सूखा होता है। जबकि दक्षिण अमेरिका का पेरू का तट जो है वहां पे अधिक वर्षा होती है। ठीक है, एल नीनो की वजह से, क्योंकि ये अधिक गर्म है और सागर के जल अर्थात पेरू की जो जलधारा है वो अधिक गर्म होगी और उसके वाष्पीकरण की क्रिया वहां पर क्या होगी? अधिक होगी, जिसकी वजह से उस तट में अधिक वर्षा होगी। किंतु जब सागर का जल का तापमान अधिक होगा तो वो सागरी जल में रहने वाले जीवों के लिए हानिकारक होगी, उसके लिए उपयुक्त नहीं है। लेकिन दक्षिण अमेरिका के लिए तो फायदेमंद है, क्योंकि वहां पे अधिक वर्षा होगी। किंतु सागरी जल में क्या होगा? तापमान अधिक होने की वजह से वहां पे जो भी फाइटोप्लैंक्टन होते हैं या जो भी घास या जीव जंतु मछलियां पाई जाती हैं उनके लिए हानिकारक होती है और वहां पर उनकी मृत्यु हो जाती है। अधिक तापमान की वजह से वो वहां पे जीवित नहीं रहते वहां पे अधिक तापमान की वजह से वो जीवित नहीं रहते। इनको लिटिल क्राइस्ट के नाम से जाना जाता है, ये याद रखना। अगला जो है लानिनो। लानिनो की वजह से क्या होता है? इसको हम क्या बोलते हैं? लिटिल सिस्टर के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये ठंडी जलधारा आती है जब पेरू या हम्बोल्ट के आसपास। ठीक है, और ये कहाँ पे एक्टिव होती है? जो आपका एल नीनो होती है प्रशांत महासागर। ये पहले तो यही याद रखना कि दोनों कहाँ पे दिखाई देती है? प्रशांत महासागर। जो एल नीनो होती है कहाँ पे होती है? पूर्वी प्रशांत महासागर में। पेरू या हम्बोल्ट जो है जलधारा जो है कौन से महासागर में चलती है? पूर्वी प्रशांत महासागर में चलती है। ठीक है, कौन सी महासागर में? पूर्वी प्रशांत महासागर में। तो वहां पे जब अब इसका बता रहा हूँ लानिनो। लानिनो जो होता है एक ठंडी जलधारा है। उस क्षेत्र में जब ठंडा होगा, सागर का जल ठंडा होगा तो वाष्पीकरण वहां पे क्या होता है? अपेक्षाकृत कम होता है, तो उस क्षेत्र में वर्षा कम होती है, जो कि जीवों के लिए लाभदायक है। मतलब वहां पे जीव मतलब ज्यादा जैव विविधता अधिक पाई जाएगी। ठंडा वाला प्रदेश है। वैसे जहाँ पे बारिश कम होती है वहां पे जैव विविधता कम पाई जाती है, जैव विविधता जो होती है कम पाई जाती है। मतलब मछलियों के लिए अनिवार्य अनुकूल स्थिति बनती है लानिनो की अपेक्षाकृत देखा जाए। किंतु इसी की वजह से एल नीनो की वजह से जो एल नीनो है, सॉरी एल नीनो तो आपका पूर्वी प्रशांत महासागर, जबकि ला नीनो जो प्रभावित करता है वो कहाँ पे ज्यादा होता है? तो पश्चिमी प्रशांत महासागर में दिखाई देता है। ला नीनो कहाँ पे होता है? पश्चिमी प्रशांत महासागर में होता है, जिसका फायदा भारत हो गया, आसियान कंट्री हो गए, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हो गए। यहाँ पे क्या होता है? अधिक वर्षा होती है। क्या होती है? अधिक वर्षा। तो ला नीनो की वजह से भारतीय मानसून पे अच्छा प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है, ला नीनो का प्रभाव भारतीय मानसून पे अच्छा है। उसकी वजह से अधिक वर्षा होती है, जो फसलों के लिए लाभदायक होते हैं। जबकि एल नीनो की वजह से क्या होता है? सूखा वगैरह दिखाई देता है, भारतीय मानसून पे सूखा पड़ता है। ठीक है, ला नीनो की वजह से अभी इस बार बताया गया कि ला नीनो की वर्षा भी अधिक हुई थी और ला नीना इस बार एक्टिव भी है और इसकी वजह से क्या होगा? ठंडी भी अपेक्षाकृत अधिक पड़ेगी। ठीक है, ला नीनो की वजह से क्या होगा? ठंडी भी अपेक्षाकृत अधिक होती है। इनका जो नाम दिया गया है वो याद रखना। ठीक है, लिटिल क्राइस्ट या लिटिल सिस्टर, किसको क्या बोला जाता है। ठीक, तो बस आज का इतना ही है।